कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये एक मैजिकल वर्ल्ड है और क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक है तो डीमंस और मॉन्स्टर्स का होना यहाँ पर एक आम बात है। इसी मैजिक की वजह से इंसानों के पास भी स्पेशल पावर होती है और उन्हें कहते हैं अवेकनर्स। आज इस दुनिया की सबसे पावरफुल अवेकनर्स की टीम द गॉड लीजियन सामना करने वाली एक ट्रिपल एस रैंक के डीमन किंग बेल्फगोर का, और इस टीम को लीड कर रहा है हमारा मेन कैरेक्टर बाई, जिसको इस टीम को लीड करते हुए पूरे 10 साल हो चुकी हैं। हमें गॉड ने मिशन दिया है कि इस पूरे डीमन डंजन को आज हम लोगों को खत्म करना है, और अगर सच कहूँ तो मेरी टीम के लिए ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं। ये हमारा 100वीं बार है जब किसी हाई रैंक के डीमन लेयर को हम क्लियर करने वाले हैं। इसी वजह से मेरी टीम इस मिशन को लेके पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। हमारी टीम की पहली मेंबर है बाउली, जो कि एक एल रैंक के असैसिन है। दूसरा मेंबर है हांस याओलिन, जो कि एक एल रैंक का क्लाउड मेज है, और हमारा ये मिशन भी एक एल रैंक का वेरिफिकेशन मिशन है। अगर तुम लोग को जानना है कि आखिर एल रैंक कितना खतरनाक होता है तो तुम ये समझ सकते हो कि इससे खतरनाक और कुछ नहीं होता। ट्रिपल एस रैंक से भी ऊपर एल रैंक आता है, और क्योंकि ये मिशन इतना खतरनाक है इसी वजह से कंप्लीट करने के बाद में हम लोग को छुट्टियां मिलेंगी। 10 सालों के काम करते हुए फाइनली अब जाके हमें छुट्टियां मिलने वाली है। वैसे मैंने तुम्हें अपनी टीम के तीसरे मेंबर से नहीं मिलाया। ये है हमारे टीम का सपोर्ट मेंबर लूजियान, और ये ग्रेविटी मैजिक को यूज करता है। अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए ये हमारी चीजों को काफी आसान कर देता है, और वही हमारे दुश्मनों के लिए चीजों को उतना ही मुश्किल कर देता है। मेरी टीम के सारे मेंबर्स के साथ रहते हुए एक ट्रिपल एस रैंक के डीमन किंग को ही मारना हमारे लिए बच्चों का खेल है। ये बोलते हुए बाई उस डीमन किंग को 2 हिस्सों में बांट देता है। बाई बोल रहा होता है कि मैं तो आप लोग खुद के बारे में बताना भूल ही गया, मैं हूँ इस कमाल की टीम का कैप्टन बाई, और मैं एल रैंक का होली स्वॉर्ड्समैन हूँ। इसी के साथ में हम लोगों ने बेल्फगोर को मार के अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। याओलिन बोल रहा होता है कि हर बार की तरह ये मिशन भी काफी जल्दी खत्म हो गया, अभी तो मेरे को मजा आना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। बाउली बोल रही होती है कि छुट्टियों में ना मैं अकेले मॉन्स्टर्स को हंट करूंगी। हमारी टीम के साथ में ये काम ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। लूजियान बोल रहा होता है ये मिशन एक बहुत ही हाई लेवल का मिशन था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये फाइट काफी जल्दी खत्म हो गई? बाई बोल रहा होता है हाँ लूजियान तुम बोलते सही रहे हो। इंटेल के लोगों ने बताया था कि इस डीमन किंग के पास में 5 एलिमेंट की पावर है, साथ ही इसके पास में ना एक हिडन स्किल भी है, पर इसे मारने में तो ऐसा बिल्कुल ही फील नहीं हुआ कि इसके पास 5 एलिमेंट्स थे। अभी बाई बात कर ही रहा होता है तभी उसके पास में बाउली आती है। बाउली बोल रही होती है कैप्टन हमें छुट्टियां मिलने वाली है, आपने कहा था ना कि मिशन कंप्लीट होने के बाद में आप हमें डिनर पे लेके चलोगे, तो अब ये बताइए सभी लोग चल रहे हैं या फिर सिर्फ हम दोनों ही चल रहे हैं? शर्माते हुए भाई बोल रहा होता है हम सभी साथ में चलेंगे और वहीं पे चलेंगे जहाँ पे हम रेगुलर जाते हैं। जियाओलिन बोल रहा होता है कैप्टन आप बहुत भूले हो, वो आपको इतना अच्छा हिंट दे रही थी और आप उसकी बात नहीं समझ पाए। तभी भाई बोलता है कि ये मिशन भी कंप्लीट हो गया और अभी तक वो यहाँ पर आया भी नहीं। लूजियान बोल रहा होता है उसने कहा था कि फाइट खत्म होने के बाद में वो यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आएगा। बाउली बोल रही होती है हमेशा की तरह वो काफी ज्यादा स्लो है। जियाओलिन बोल रहा होता है वो स्लो नहीं है, वो एक नंबर का आलसी है, तुम्हें तो उसकी आदतों के बारे में पता ही है ना, वो यहाँ पे सबसे देर से आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि टीम का आखिरी मेंबर वहाँ पे आ जाता है। आखिरी मेंबर बोल रहा होता है इन्हें क्या लगता है मिशन खत्म हो गया, असली मिशन तो आज स्टार्ट हो रहा है। फिर वो स्नीक अटैक करते हुए जियाओलिन को जान से मार देता है। शॉक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं ये क्या हो गया, आखिर यहाँ पे जियाओलिन पे किसने अटैक किया? आखिरी मेंबर बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है गॉड ने जो हम लोग को मिशन दिया था वो इस मॉन्स्टर को मारने का मिशन था? भाई बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा? आखिरी मेंबर बोल रहा होता है क्या हुआ कैप्टन, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हो क्या? आखिर तो मूव कर भी कैसे पाओगे? लास्ट 1 महीने से तुम लोग खाने के अंदर मैं पैरालाइजिंग पाउडर डाल रहा हूँ। नॉर्मली वो पाउडर किसी भी ए रैंक के अवेकनर को एक बार में पैरालाइज कर सकता है, पर तुम सभी तो इतने स्ट्रॉन्ग हो ना कि पूरा 1 महीना लग गया तुम लोग को पैरालाइज करने में। लेकिन मानना पड़ेगा ना ये पाउडर बिल्कुल वक्त पे काम कर रहा है। फिर वो अपने एल रैंक की स्किल फॉरबिडन टेंडेंस को यूज करने लगता है। आखिरी मेंबर बोल रहा होता है कि पूरी ह्यूमैनिटी में तुम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इतने पावरफुल कि अगर चाह दो तो अकेले पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर मुझे यहाँ पे तुम लोग को मारना है तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। भाई बोल रहा होता है बेवकूफी के आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम एक टीम के मेंबर्स हैं। टीम का आखिरी मेंबर बोल रहा होता है कि अगर सच कहूँ ना तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो गॉड की मर्जी है, और मैंने कोई यहाँ पे तुम लोग को अकेले धोखा नहीं दिया, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने मिलकर धोखा दिया है। ये एल रैंक का प्यूरिफिकेशन मिशन कई बेल्फगोर को मारने को लेके था ही नहीं, असल में तो ये मिशन तुम लोग को मारने का था। ये बोलते वो उन लोगों को बहुत ही जोर से दबाने लगता है और अपने टेंडल्स का यूज करते हुए बाई की आंखों के सामने बाउली और लूजियान को जान से मार देता है।
चिल्लाते हुए बाई बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, हम लोगों ने क्या गलत किया है जो कि तुम हम लोग को ही मार रहे हो। गॉड लीजन एक ऐसी टीम है जिसने ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करी है। इतनी पावर होने के बावजूद भी हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आखिर वो कौन सा गॉड है जो कि हम लोग को मारना चाहता है और ऐसा क्यों करना चाहता है। आखिरी मेंबर बोल रहा होता है, मेरे प्यारे कैप्टन आप काफी ज्यादा भोले हो, आपको क्या लगता है दुनिया उतनी अच्छी है जितने की आप अच्छे हो। फिर वो बाई के पास में आते हुए अपने हाथ को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। वो बोल रहा होता है कि आपको मारने के ऑर्डर ना मैं वो गॉड ने दिए हैं, और क्या आपको लगता है कि गॉड को आपको मारने के लिए कोई रीजन देना पड़ेगा। उनको तुम लोग को मारने का मन हुआ इसी वजह से मार दिया। बाई बोल रहा होता है तो फिर आखिर काम तुम क्यों कर रहे हो, हम लोग टीममेट्स थे, एक दूसरे को हम लोगों ने कितनी बार बचाया होगा। इन 10 सालों में तुम सभी लोग अपनी फैमिली मानता, क्या तुम हम लोग अपनी फैमिली नहीं मानते थे क्या। हंसते हुए बंदा बोल रहा होता है, क्या हम लोग टीममेट्स थे और आप लोग मुझे अपनी फैमिली मानते थे। आप लोग ना बहुत ही गलत थे, इसी वजह से आज मर रहे हो। सच कहो तो तुम लोग को मारने का प्लान आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तब स्टार्ट हुआ था जब हम पहले दिन मिले थे। गॉड के इस चेस गेम के अंदर तुम लोग कुछ मोहरे थे, गॉड का मन भर गया, तुम लोग तुम्हें बाहर निकाल के फेंक दिया। और रही बात मेरी, तो मैं गॉड का भेजा हुआ एक मोहरा था जो कि 10 साल से तुम लोग को बेवकूफ बना रहा था। सच कहो तुम लोग के साथ में काम करके मुझे कभी मजा नहीं आया। ये बोलते हुए भाई को भी वहाँ पे खत्म कर देता है। जाते हुए बंदा बोल रहा होता है कि 10 साल लगातार काम करने के बाद में आज 22 मई 2021 को मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। मेरा ये एल रैंक का वेरिफिकेशन मिशन जो कि 10 साल चल रहा था, फाइनली वो कंप्लीट हुआ और अभी से कंप्लीट करने के बाद में मैं छुट्टी मनाने के लिए जा सकता हूँ। तभी उसके जाने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा भाई अभी भी जिंदा होता है, और जब हमारा भाई आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही वर्ल्ड में होता है और चेन से बंधा हुआ होता है। शौक होते भाई बोल रहा होता है, ये कौन सी जगह है और आखिर मैं कहाँ पे आ गया। तभी उसके सामने आते हुए बेल्फगोर बोलता है, कैसे हो भाई। शौक होते हुए भाई बोल रहा होता है, तुम तो बेल्फगोर हो ना, क्या तुम अभी तक मरे नहीं थे क्या। बेल्फगोर बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है एक ट्रिपल एस रैंक का डीमन किंग इतना वीक होगा। तुम अभी जहाँ पर हो ना, ये है मेरी दुनिया और मेरी इस दुनिया के अंदर मुझे कोई नहीं मार सकता। देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ना अपनी बड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं सेंस कर सकता हूँ कि मेरी तरह तुम्हारे अंदर भी ना बहुत नफरत है। तुम्हारी ये नफरत की आग दुनिया जला सकती है और तुम्हारे बारे में ये चीज मुझे बहुत पसंद आई, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास में आया हूँ डील करने के लिए। मेरी हिडन स्किल का नाम है लाइफ रिवर्जन। इसका यूज करते हुए मैं तुम्हें पास्ट में भेज सकता हूँ और अपना बदला लेने का एक कमाल का मौका दे सकता हूँ। तो बताओ मुझे क्या दोगे मेरा साथ, इसके बदले में तुम्हें एक मौका मिलेगा। तभी हमारे भाई को अपने सारी टीम में से चेहरे याद आते हैं और उसे ये भी याद आता है कि कैसे एक गद्दार ने उन सभी को बेरहमी से मार दिया। भाई बोल रहा होता है कि मैं उन कमीनों को मारना चाहता हूँ और उनको मारने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे वो इंसान हो या फिर गॉड्स, जितने भी लोगों ने मेरे को धोखा दिया है मैं सबको खत्म कर दूंगा। हंसते हुए बेल्फगोर बोल रहा होता है कि तुम्हारा ये जवाब ना मेरे लिए काफी है, चलो यहाँ पर इसी चीज के बदले में मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। ये बोलते हुए अपने स्किल को भाई पे यूज करने लगता है। भाई बोल रहा होता है, तुमने मुझे यहाँ पर इतना कुछ दिया है, आखिर तुम्हें इसके बदले में क्या कीमत चाहिए। तभी जो बेल्फगोर होता है वो भाई को अपनी कंडीशन बता देता है, लेकिन हमें इसके बारे में भी कुछ भी नहीं बताया जाता। जब भाई आंखें खोलता है तब उसे एक टीचर डांट रही होती है। टीचर बोल रही होती है, भाई तुम क्लास में सो रहे हो, फटाफट से मेरे पास में आओ और सोना बंद करो। शौक होते भाई बोल रहा होता है, क्या मैं वक्त पीछे आ गया और अभी तक मैंने अवेकन नहीं किया, इसका मतलब मैं अपने जूनियर हाई में हूँ। चिढ़ते हुए टीचर बोल रही होती है, भाई क्या तुम्हें अंदाजा भी है आज कितना इम्पोर्टेंट डे है। आज तुम्हें अपना प्रोफेशन मिलने वाला है और तुम यहाँ पे बैठ के सो रहे हो, फटाफट से खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ। भाई सोच रहा होते तो टीचर हुआ गया, इसका मतलब सच में बेल्फगोर की एबिलिटी की वजह से मैं रिबॉर्न हो गया। ये सारे के सारे चेहरे ये वो चेहरे हैं ना जो कि मैंने 20 साल में एक बार भी नहीं देखे। टीचर बोल रही होती है, अब सभी लोग मेरी बातों पे ध्यान दो। हमारे इस वर्ल्ड के अंदर 5 टाइप की एलिमेंटल पावर्स होती हैं और वो पावर्स होती है लाइटनिंग, फायर, क्लाउड, कोर और स्टार। हर एक इंसान के पास में सिर्फ एक एलिमेंटल पावर ही हो सकती है। जैसे बच्चों तुम मेरे को ही देख सकते हो, मैं हूँ तुम्हारी कमाल की टीचर और इसी वजह से मेरे पास में है सबसे रेयरेस्ट क्लाउड एलिमेंट। हर इंसान अपने एलिमेंटल पावर्स को अलग तरीके से यूज करता है और इन पावर्स को भी यूज करने के ना 3 मेन तरीके होते हैं। पहला होता है कॉम्बैट, दूसरा यूटिलिटी और तीसरा स्पेशल। क्योंकि जो ये 5 एलिमेंटल पावर्स होती हैं, लोग डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। इसी वजह से इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे प्रोफेशन है। हमारे जो स्कूल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है उसके अंदर एक स्टार मेज है, एक क्लाउड वॉरियर है, एक कोर सपोर्ट है और एक लाइटनिंग असैसिन है। देखो बच्चों,
तुम सभी ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से अवेकन बनने का पोटेंशियल बहुत ही मुट्ठी भर लोगों के पास में होता है, और तुम बच्चों के पास में बचपन से ये पोटेंशियल है। तुम ऐसा कह सकते हो ना कि आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। आज यहाँ पर तुम लोगों को तुम्हारी प्रोफेशन मिलेगी, और प्रोफेशन डिवाइडेड होती है लो क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी के बीच में। मेनली ना 4 टाइप की क्वालिटीज होती है, जो की होती है डस्ट, फायरफ्लाई, एबिस और स्काई ग्लो। तुम्हें इनमें से क्या मिलता है वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। जितनी बेहतर क्वालिटी उतना अच्छा फ्यूचर। सभी लोग ट्राई करना कि तुम्हें बेस्ट क्वालिटी मिले, ये तुम्हारे फ्यूचर को बेहतर बनने में काफी हेल्प करेगी। वही सोच रहा होता है स्कूल से निकलने के बाद में मैं यहाँ पे कभी ऑफिस नहीं आया था। सच में इस जगह को ना मैंने काफी ज्यादा मिस किया। तभी भाई के पास में एक चश्मे आके गिरता है। चश्मे को गिरते हुए कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि तू एक कचरा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। देख, अवेकन करने का मतलब ये नहीं है ना कि तू हमारी बराबरी कर सकता है। मेरे जैसे रेयर प्रोफेशन वालों के सामने तेरे से कीड़े की कोई औकात नहीं। याद रखना, जूनियर है तो जूनियर बन के रह। भाई सोच रहा होता है ये कमीना ना हमारे स्कूल का सबसे बड़ा बुली है। ये सभी को परेशान करता है और उनसे पैसे लेता है, क्योंकि इस कमीने के पास में एक रेयर टाइप का प्रोफेशन है। देखो तो बहुत ही कमाल का समझता है। इसे नहीं पता ना कि आने वाले टाइम में रेयर टाइप की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो अभी वहाँ पे टीचर आते हुए बोल रही होती है, होंग क्यांग शेंग, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम खुलेआम स्कूल के अंदर ना किसी को भी लूट नहीं सकते। पीछे मुड़ते हुए कियांग शेंग बोल रहा होता है, टीचर हुआंग तो आप यहाँ पर आई हो। देखिए, हम लोग ना यहाँ पर किसी को भी लूट नहीं रहे हैं। इस कमीने ने हमारे सामने आके हमारा दिमाग खराब कर दिया, तो इसी वजह से ये ना हम लोग कंपनसेट कर रहा है। फिर वो टीचर हुआंग के कान में बोलता है कि महान बनने का ट्राई मत करो। अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती ना तो इस स्कूल से मैं तुम्हें कब का बाहर निकलवा दिया होता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लुक्स है जिनके से तुम बची हुई हो। ये वो जो कियांग शेंग और उसकी गैंग होती है वहाँ जाने लगती है। तो अभी वो देखते हैं कि हमारा भाई उनके सामने खड़ा होता है। कियांग शेंग बोल रहा होता है, चूजे कहीं के, तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? सामने से हट जा। ये वो तो भाई को धक्का दे देता है। वही चश्मिश बोल रहा होता है, टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही केयरलेस हो गया था जो कि इन लोगों के सामने आ गया। टीचर बोल रही होती है, बुरा फील मत करो, तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। भाई सोच रहा होता है कि हमारी टीचर हुआंग भले कितने स्ट्रिक्ट क्यों ना बन ले, पर रियलिटी तो ये है ना कि वो दिल से काफी अच्छी है। लास्ट टाइम जब मैंने अवेकन किया था तब इन्होंने मेरी काफी हेल्प करी थी। तभी एक बंदा टीचर हुआंग से बोलता है कि अवेकनिंग चैम्बर अब खाली हो चुका है, अपनी क्लास को लेके ना आप एंटर कर सकती हो। टीचर हुआंग बोल रही होती है, मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ, कोई भी बेवकूफी नहीं करेगा। चैम्बर में एंटर करने के बाद में अच्छे से बिहेव करना। अगर तुमने वहाँ पे बेवकूफी करी ना तो तुम्हें इंजरी हो सकती है। भाई सोच रहा होता है कि अवेकनिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आपकी लाइफ नेचुरल अवेकनिंग हो। होंग क्यांग शेंग जैसे लोग जो कि फिजिकली काफी ताकतवर और टैलेंटेड है, वो अंदर एंटर करने के बाद में अपने इमोशन को संभाल नहीं पाते और एक एक्सट्रीम मोमेंट पे अवेकन कर जाते हैं। और वही दूसरा तरीका होता है अवेकनिंग स्पेशल चैम्बर। ये नॉर्मली उन लोगों के साथ में होता है जो काफी ज्यादा शांत होते हैं। अंदर एंटर करने के साथ ही उनके दिमाग के अंदर बहुत सी विजडम आती है, जिसे एक वक्त पे संभालना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे एक्सट्रीम मोमेंट पे उनकी बॉडी जो सही होता है उन्हें वो अवेकनिंग मिल जाती है। हर बंदा अपनी लाइफ के सिर्फ एक बार अवेकन कर सकता है, इसी वजह से उसके लिए एक्सपीरियंस ना बहुत ही रैंडम होता है। अंदर जाते वक्त बंदे के दिमाग में ना अच्छे से अवेकन करना होता है, इसी वजह से एक्सपीरियंस को वो समझ नहीं पाते। तो अभी जो भाई का क्लासमेट होता है वो चैम्बर से बाहर निकलता है। क्लासमेट बोल रहा होता है कि मेरे को एक फायरफ्लाई ग्रेड यानी कि प्रोफेशन मिला है। टीचर बोल रही होती तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, अब जाओ जाके रेस्ट कर लो। भाई अगला तुम्हारा नंबर है तो तैयार हो जाओ। देखो पूरी क्लास के ना तो थोड़ा केयरफ्री हो। अंदर जाने के बाद में अच्छे से फोकस करना, जैसे तुम क्लास में रहते हो अंदर बिल्कुल वैसे भी मत करना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? भाई बोल रहा होता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब सही रहेगा। भाई सोच रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मैं एक ई क्लास का कोड वॉरियर बना था और मेरा प्रोफेशन डस्ट ग्रेड का प्रोफेशन था, क्योंकि मेरे पास में हर चीज काफी ज्यादा बेकार थी। इसी वजह से मुझे काफी लोगों ने बुली भी किया। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी ना कि मुझे लाइफ में वो मौका मिला जो कि बाकी लोगों को नहीं मिलता। मुझे डबल अवेकनिंग मिली और इस बार मेरी अवेकनिंग एस रैंक पे थी। इसी वजह से मैं आगे चल के सबसे पावरफुल बन पाया। अगर लास्ट टाइम की तरह मैं कोई एलिमेंट को चुनता हूँ तो आखिर इस बार मैं कौन सा प्रोफेशन अवेकन करूंगा? तभी चैम्बर बाई को बताता है कि आपके अवेकनिंग सिस्टम में एरर आ चुका है, आपके अंदर हमने 5 एलिमेंट को डिटेक्ट कर लिया है। बाई सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं। तभी सिस्टम बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर इनफ्राइट अवेकनिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। सिस्टम बता रहा होता है क्योंकि आपके पास में 5 एलिमेंटल टाइप है, इसी वजह से आप किसी भी एलिमेंट को चूज कर सकते हो। एक बार एलिमेंट के साथ में जब आप पावरफुल बनने लगोगे उसके बाद आप दूसरे
दूसरे एलिमेंट्स को भी काफी इजीली यूज कर पाओगे। आप हर एलिमेंट के साथ में डिफरेंट क्लास और डिफरेंट फंक्शन को यूज कर सकते हो। शौक होते हैं भाई बोल रहा होता है कि इसका मतलब क्या है। मेरे पास ये 5 एलिमेंटल टाइप है, इसका मतलब मैं इस दुनिया के हर एक प्रोफेशन को यूज कर सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पर जो भी कुछ चाहूँ वो चूज कर सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि मेरे पास हर टाइप की पावर आ चुकी है। मुझे यहाँ पे कौन सी क्वालिटी की प्रोफेशन चाहिए मेरे पास उसकी भी ऑप्शन है। मेरे पास 4 क्वालिटीज के अलावा स्पेशल क्वालिटी भी है। सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। सिस्टम बता रहा होता है कि आप इनिशियल क्लास के तौर पे कुछ भी चुन सकते हो। इसके बाद में जो आपका प्रोफेशन क्लास है वो रैंडमली मिला करेगी। बेल्फ गौर बोल रहा होता है लड़के आखिर मेरी हेल्प कैसे लगी। भाई सोच रहा होता है अच्छा तो तुम मुझ में अभी भी जिंदा हो। मानना पड़ेगा तुमसे हाथ मिलाने के बदले में तुमने मुझे काफी कमाल की चीज दी है। मेरे पास में पावर है इन्फिनाइट अवेकनिंग की। सिस्टम बता रहा होता है कि आप इनिशियल क्लास के तौर पे किसी भी एलिमेंट को चुन सकते हो। प्लीज अपने एलिमेंट को केयरफुली चुनना। बाई की क्लासमेट्स बोल रहे होते हैं कि बाई को अंदर गए हुए ना काफी टाइम हो चुका है, आखिर वो अंदर कर क्या रहा है। तभी एक बंदा बोलता है वो देखो वो बाहर आ गया। टीचर बोल रही होती है बाई तुमने किस क्लास में वीकन किया है। बाई बोल रहा होता है टीचर माफ करिएगा मैं आपको डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। मैं एक न्यूक्लियर वॉरियर बना हूँ वो भी डस्ट टायर की एबिलिटी के साथ में। टीचर बोल रही होती है डस्ट टायर मतलब ग्रीन क्वालिटी सारे के सारे क्वालिटीज में सबसे लोवेस्ट। चलो कोई बात नहीं बाई अभी देखो छोटा मत करना। इस वर्ल्ड में ना से काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ग्रीन क्वालिटी के साथ में भी काफी अच्छा किया है। मुझे भरोसा है कि फ्यूचर में तुम भी ना काफी अच्छा कर पाओगे। बाई बोल रहा होता है कि आप टेंशन मत लो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। टीचर वांग बोल रही होती है कि तुम हो तो एक बच्चे ही ना। मुझे पता है ना कि तुम्हें इस चीज को लेके बहुत ही बुरा फील हो रहा है। जाओ जाके रेस्ट करो सब कुछ ठीक होगा। तभी साइड से कियानशेंग बोल रहा होता है टीचर हुआंग आखिर अपने स्टूडेंट को आप धोखे में कैसे रख सकती हो। आपकी बातों को सुनते हुए ना मेरे को तो बहुत ही हंसी आ रही थी। एक ऐसा बंदा जिसके पास लोवेस्ट क्वालिटी का प्रोफेशन है वो जिंदगी में क्या ही कर पाएगा। आपके दिलासा देने से ये कचरा अच्छा नहीं बन जाएगा। अगर ये कचरा है तो ये कचरा ही रहेगा। लड़के मेरी बात सुन टीचर यहाँ पे झूठ कह रही है। रियलिटी तो ये है ना कि डस्ट टायर का मतलब होता है सबसे छोटा सबसे घटिया और सबसे कचरा। तुझे पता है गॉड लोग को चुनते हैं उन्हें ताकत देते हैं। गॉड को सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है तुझे से कमजोर नहीं। चिढ़ते हुए वाई सोच रहा होता है वो कमीना गॉड उसी को तो मारने के लिए मैं वापिस आया हूँ। टीचर हुआंग बोल रही होती है कियानशेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्या बाकी लोगों को पसंद करने के अलावा तुम्हारे पास में कोई काम नहीं है क्या। कियानशेंग बोल रहा होता है कि आप मेरे पे चिढ़ क्या रही हो। आप भी तो जानती हो ना कि डस्ट एबिलिटी वाले जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसी किस्मत में लिखा जा चुका है कि अभी हमेशा पीछे रहेगा। सभी को पता है ना कि हमारी सोसाइटी कैसे काम करती है। जिनके पास में स्ट्रेंथ नहीं है बैकग्राउंड नहीं है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते और जिन लोगों के पास में बैकग्राउंड है रिसोर्सेज है वो भी जिंदगी में सब कुछ कर पाएंगे काफी स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। डस्ट टायर में अवेकनिंग करना और एक नॉर्मल इंसान होना इसमें कोई अंतर नहीं है। इस वर्ल्ड में जन्म के साथ ही ना अपनी किस्मत लेके आता है और इस चीज को ना आप भी टुकरा नहीं सकते। टीचर आपके पास तो ब्लू प्रोफेशन था ना क्या हुआ आप एक अवेकनर की तरह नगर में नहीं जा पाई। क्या आपको मजबूरी में स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप भी कचरा हो। लड़के तो अपने घर जा और गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ना वेस्ट करना बंद कर दे। तभी जो हमारा भाई होता है पूरी की पूरी कॉफी को कियानशेंग के मुंह में फेंक देता है। चिढ़ते हुए कियानशेंग बोल रहा होता है कमीने कहीं के आखिर तूने क्या किया। भाई बोल रहा होता है कि तेरी बात सुन सुन के ना मैं दिमाग खराब हो रहा था इसी वजह से मैं तेरा मुंह बंद कर दिया। हंसते हुए कियानशेंग बोल रहा होता है अच्छा तो यहाँ पर टफ एक्ट कर रहा है तुझे ये चीज ना बहुत ही भारी पड़ने वाली है। फिर वो अपने असिस्टेंट पावर का यूज करते हुए भाई पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है लेकिन तभी हमारा भाई ब्लॉक स्किल का यूज करते हुए उसके अटैक को काफी आराम से रोक लेता है। शॉक होते हुए कियानशेंग बोल रहा होता है क्या इससे मैं अटैक को रोक लिया। इससे पहले कियानशेंग कुछ भी समझ पाता भाई अपनी कीबोर्ड स्किल का यूज करते हुए कियानशेंग को पीछे फेंक देता है। खून खांसते हुए कियानशेंग सोच रहा होता है क्या आखिर क्या हो गया आखिर इस चूहे से मैं कैसे हार सकता हूँ। शौक होते हुए भाई क्लासमेट बोल रहे होते हैं कि आखिर भाई ने ये क्या कर दिया। उसने तो यहाँ पे कियानशेंग की इज्जत की नौकरी तेरा कर दी। भाई बोल रहा होता है कि मैंने अपनी वॉरियर क्लास और ये मर्जी से चुनी है और मुझे अच्छे से पता है ना कि इस क्लास को कैसे यूज करते हैं। खड़ा होते हुए कियानशेंग बोल रहा होता है कि तू बहुत ही लकी था कि तूने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। मैं एक बहुत ही रेयर एबिश टाइप का वीकनर हूँ तो जैसे कच्चे थे ना मैं कभी नहीं हारने वाला। वही टीचर वांग सोच रही होती है नहीं ये लक नहीं था। मुझे नहीं पता कैसे पर हमारे भाई ने कीवो का यूज किया है जो कि वॉरियर क्लास की एक टॉप स्किल है। ब्लॉक का
यूज करते हुए उसने अटैक को रोका और फिर 0.09 सेकंड के अंदर गिवो का यूज करते हुए इसे पीछे फेंक दिया। किसी वॉरियर के लिए गिवो को मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। 10 साल ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मैं मास्टर्स को मास्टर नहीं कर पाए थे, लेकिन ऐसे में बाई जिसने कि अभी अवेकन किया है उसने करके दिखा दिया। आखिर ये बच्चा इतना कमाल कैसे हो सकता है। अपने डैगर को निकालते हुए कियान शेंग बोल रहा होता है कि अब तू मरने वाला है, मैं यहाँ पे तुझे ना 2 हिस्सों में बांट दूंगा। बाई सोच रहा होता है कि यहाँ पर सभी लोग को लग रहा है कि मैंने वीकेस्ट क्लास चुनी है, पर सच कहूँ तो ये करने की ना मेरे पास अपने रीजंस है। पहले इस वर्ल्ड में सभी लोग को लगता था कि इंसान का फ्यूचर बचपन डिसाइडेड होता है, पर रियलिटी तो ये है ना कि इंसानों की एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी जिसके बारे में इन लोगों को ना अभी पता नहीं चलने वाला। इन्हें जब पता चलेगा तब तो काफी देर हो गई होगी। सारे बंदे बात कर रहे होते हैं कि बाई और कियान शेंग में यहाँ फाइट होने वाली है। वैसे स्कूल के अंदर फाइट करना स्ट्रिक्टली मना है। ये दोनों यहाँ पे सभी के साथ फाइट करके बहुत बड़ी बेवकूफी नहीं कर रहे क्या? जहाँ तक मुझे पता है ना, होंग कियान शेंग के फादर एक हाई रैंक का ऑफिशियल है और जो इसके अंकल है ना वो हमारे स्कूल का डायरेक्टर है। बाई तो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, इसे कोई कनेक्शन भी नहीं है। अगर वो यहाँ पर कियान शेंग से फाइट करेगा तो पक्का से बाई को स्कूल से बाहर फेंक देंगे। टीचर बताइए हम लोग क्या करें? बाई यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ी मुसीबत फंस चुका है। टीचर वांग बोल रही होती है सभी लोग शांत हो जाओ। मैं मानती हूँ ना कि तुम लोगों ने आज ही अवेकन किया है और तुम्हें अपनी पावर को चेक करना है, लेकिन इसे चेक करने के लिए कभी और फाइट कर लेना। फाइट करने के लिए आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है। चिढ़ते हुए कियान शेंग बोल रहा होता है टीचर तुमने देखा है कि उस कमीने ने मेरे को प्रोवोक किया, अब तुम मुझे यहाँ पे बोल रही हो कि मैं उसको छोड़ दूं। ये चीज मैं नहीं करने वाला। हाँ मैं सीनियर होने के नाते ना इस कमीने को माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको माफ तभी करूंगा जब अपने घुटनों में बैठ के मेरे से भीख मांगेगा और चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैं एक कचरा हूँ, तब मेरे दिल को ना तो शांति मिलेगी। इस कमीने के लिए अभी ये मानना काफी अच्छा होगा कि हम में और जैसे कचरे में बहुत बड़ा गैप है। टीचर हुआंग सोच रही होती है कि कियान शेंग जो भी कुछ बोल रहा है वो सुनने में बहुत ही बुरा लग रहा है, पर रियलिटी तो ये है ना कियान शेंग के पास में रेट आई क्वालिटी है, वही हमारे बाई के पास में डस्ट आई क्वालिटी है। बाई बिल्कुल भी ना इसकी बराबरी नहीं कर सकता। जिस बंदे को डस्ट क्वालिटी मिलती है उसके एट्रीब्यूट बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, वही जिनके पास फायरफ्लाई क्वालिटी होती है उन्हें 150% का बोनस मिलता है। अगर बात की जाए एबिस क्वालिटी वालों की तो वो 200% का बोनस मिलता है। उनके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स डबल हो जाते हैं। इसी वजह से एक डस्ट टायर और एक एबिस टायर के बीच में बहुत ही बड़ा गैप होता है। वही चश्मे सोच रहा होता है भाई तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चाहे यहाँ पे बैकग्राउंड की बात कर लो या फिर स्ट्रेंथ की, कियान शेंग दोनों में बाई के मुकाबले ना उससे काफी ज्यादा बेहतर है। हम जैसे वीक लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए, पावरफुल लोगों को प्रोवोक करने का ना हमारे पास में कोई हक नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ कि पावरफुल लोग ना हम लोग कचरा समझते हैं, पर क्योंकि हम लोग वीक है तो हमें ये सहना होगा। हम लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं और अपनी किस्मत को हम ठुकरा नहीं सकते। अगर हम लोग चुप रहेंगे तो हमारी कम बेइज्जती होगी, पर अगर हम लोग सामने खड़े होंगे तो हमें और बेइज्जती सहनी पड़ेगी। तो अभी हम देखते हैं कियान शेंग को जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। टीचर वांग बोल रही होती है बाई संभल के, ये बहुत ही खतरनाक अटैक है। साथ ही टीचर सोच रही होती है कि बाई फिर से ब्लॉक का यूज करने वाला है। ब्लॉक स्किल को एक बार यूज करने में ना बहुत सारा स्टेमिना लगता है। बाई के पास उसको फिर से यूज करने के लिए इनफ स्टेमिना नहीं होगा। और देखा है तो कियान शेंग की अटैक पावर काफी ज्यादा है। चाहे बाई कुछ भी क्यों ना कर ले वो इसे ब्लॉक नहीं कर सकता। कियान शेंग बोल रहा होता है चूजे कहीं के, अब देखता हूँ कि मेरे अटैक को ना तो कैसे डॉज करता है। वही हमारा बाई सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे डॉज क्यों करूंगा, इतने बेकार से अटैक को डॉज करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। ये बोलते हमारा बाई हेस्ट को यूज करता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड 50% से बढ़ जाती है। साथ ही वो अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए एक झटके के अंदर कियान शेंग से काफी आगे निकल जाता है। शॉक होते हुए कियान शेंग सोच रहा होता है कि ये कहाँ चला गया, तो अभी वहाँ पे कियान शेंग काफी सारे खून खासा स्टार्ट कर देता है। कियान शेंग सोच रहा होता है ये कमीना भाई ये मेरे पीछे कब आया और आखिर में खून क्यों खास रहा हूँ कि इसके अटैक की वजह से हो रहा है। भाई सोच रहा होता है कचरे को ना उसके जगह पे होना चाहिए, अगर डस्टबिन के बाहर कचरा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या जो ये होंग कियान शेंग है वो खुद ही गिर गया क्या। हंसते हुए चश्मिश बोल रहा होता है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है, ये यहाँ पे खुद से गिर गया और खुद को इतना घायल कर लिया। टीचर हुआंग बोल रही होती है कि सच कहूँ ना तो मैं भी नहीं देख पाई कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। साइड में खड़ी लड़की सोच रही होती है कि बाई ने हैश और फ्लैश टैप को एक साथ में यूज किया है, इसी वजह से उसकी स्पीड काफी हद तक बढ़ गई, इतनी कि उसकी ओपोनेंट और यहाँ पर कोई भी उसे देख तक नहीं पाया। और ऐसे में वो होंग शेंग घायल करते हुए फटाफट से आगे बढ़ गया। बाई ने यहाँ पे वर्ल्ड क्लास के स्किल को सिर्फ मास्टर ही
नहीं किया, एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर उसे परफेक्टली यूज भी किया है। उसने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है ना जो कि टॉप क्लास के वॉरियर्स भी नहीं कर पाते। हम देखते हैं ये लड़की होती है बाई की क्लास पॉइंटर चीन। वही सिस्टम बाई को बता रहा होता है कि इस फाइट की वजह से आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, साथ ही क्योंकि आपका ओपोनेंट एक एलिमेंट फाइटर था, इसी वजह से आपको 50 एलिमेंट पॉइंट भी मिलते हैं। बाई सोच रहा होता है मैं न्यूक्लियर एलिमेंट के अंदर 50 पॉइंट ऐड हो गए, लगता है कि मैं एक बार जब 10,000 पॉइंट क्रॉस कर लूंगा तब जाके ना एक नया एलिमेंट अनलॉक हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो 50 पॉइंट तो बहुत ही कम होते हैं, लगता है कि बिना टेंशन में जाए हुए पॉइंट्स नहीं बढ़ने वाले। कियान शेंग बोल रहा होता है मैं गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीत गए, यहाँ से जाने की ना सोचना भी मत। ये बोलते हमारे भाई के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई कियान शेंग को रुकने के लिए बोलता है। हम देखते हैं ये इस अकेडमी के डायरेक्टर होंग लियांग होती हैं। होंग लियांग बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें इतनी बेइज्जती करा के अब तक चैन नहीं आया क्या, जो कि फिर से अपनी बेइज्जती कराने के लिए आगे बढ़ रहे हो। कियान शेंग बोल रहा होता है अंकल आप यहाँ पर। होंग लियांग बोल रहा होता है पक्का ये सारे बच्चे ना अवेकनिंग की वजह से बहुत थक गए होंगे, यहाँ पे तमाशा देखना बंद करो और जाओ जाके रेस्ट करो। और हाँ अपनी फैमिली को बताना मत भूलना कि तुमने कौन सी क्लास में अवेकन किया है। शौक होते हुए भाई सोच रहा होता है क्या घर जाना है, आखिर इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल कह सकता हूँ। होंग लियांग बोल रहा होता है बच्चे क्या तुम्हें नहीं पता है स्कूल में फाइट करना स्ट्रिक्टली मना है। वही हमारा भाई सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि मैं रिइंकार्नेट हुआ हूँ, अगर मैं वक्त में 20 साल पहले आया हूँ तो पक्का से भी वो जिंदा होंगी। मेरी अवेकनिंग वाले दिन एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई थी और अगर मैं वक्त पे पहुँच गया तो शायद मैं उसे रोक सकता हूँ। मेरे पास में यहाँ पे वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे को निकलना होगा। ये सोचते हुए हमारा भाई वहाँ से भाग जाता है। वही चिढ़ते हुए होंग लियांग बोल रहा होता है टीचर हुआंग आगे तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे जो स्टूडेंट्स है ना वहाँ से निकलते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे आज जो भी कुछ हुआ है वो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर ये चीज फिर से हुई तो तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। टीचर हुआंग बोल रही होती डायरेक्टर मेरे को माफ कर दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार ना ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे जो हमारा कियान शेंग होता है वो अपने अंकल के ऑफिस में आ गया होता है। कियान शेंग बोल रहा होता है पता है अंकल मैं ध्यान फाइट पे नहीं था, अगर मैं फोकस करके फाइट करता ना तो पक्का से जीत जाता। होंग लियांग बोल रहा होता है लड़के बकवास करना बंद करो, चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लेते तुम उसे नहीं जीत सकते थे, तुम्हें पता तुम अपने आप नहीं गिरे हो। उस लड़के भाई ने ना फ्लैश टैप का यूज किया है। फ्लैश टैप को यूज करने में वो लड़का इतना माहिर था कि तुम्हारे पास आते हुए उस तुम्हारे वीक पॉइंट पे अटैक किया और उसके बाद में काफी स्पीड के साथ में वो आगे बढ़ गया। उसने यहाँ पे बेसिक वॉइस स्किल्स को फाइनेस्ट वे में यूज किया है और उनको यूज करते हुए ना तुम्हें हरा दिया। सच कहूँ तो मेरे पास में ना 5 साल का एक्सपीरियंस है, इन 12 साल के अंदर मैंने कितनी फाइट्स करी होगी, पर अगर यहाँ पर बात आ रही स्किल को यूज करने की तो सच कहूँ तो सड़के का सामना ना मैं भी नहीं कर सकता। तुम लोग ये फाइट को देख के लग रहा था ना कि एक प्रोफेशनल गेमर बेसिक स्किल के साथ में एक हाई स्टेट वाले बेवकूफ को हरा रहा है। मेरी इस बात को ना हमेशा याद रखना, वो लड़का भाई बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, फ्यूचर में पक्का से वो कुछ बहुत बड़ा करेगा। वही दौड़ते हुए भाई सोच रहा होता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, अगर मेरे रिवेंज से भी कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो ये काम है। अगर मेरे यहाँ प्रेजेंट रहते हुए मैं को नहीं बचा पाया तो आखिर मेरे यहाँ पे रहने का क्या ही फायदा होगा। आज अगर मुझे मरना भी पड़े ना तो भी कोई बात नहीं, पास्ट में जो भी कुछ हुआ था मैं उसे फिर से नहीं होने दूंगा। फिर हमें बाई के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बाई के डैड को जो कि आराम से बैठ के शो देख रहे होते हैं। वही जो बाई की मॉम होती है वो बटन होते हुए उसका वेट कर रही होती है। बाई को देखते हुए उसके डैड बोल रहे होते हैं बेटा तुम वापस आ गए, रेगुलर के मुकाबले तुम आज काफी जल्दी आ गए ना। वही अपनी मॉम को देखते हुए बाई सोच रहा होता है मॉम आपको जिंदा देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार आपका ये बेटा ना आपको कुछ भी नहीं होने देगा। फिर हमें पता चलता है कि जो बाई की मॉम है वो बोल नहीं सकती, इशारा करते हुए बाई की मॉम बोल रही होती है मैं तुम्हारे फेवरेट नूडल बनाए हैं, इससे पहले कि वो ठंडे हो जाए उन्हें खा लो। बाई बोल रहा होता है मॉम मुझे आज ऐसा कुछ नहीं खाना, क्या आप प्लीज मेरे लिए फिश बना सकती हो क्या। इशारे करते हुए बाई की मॉम बोल रही होती है ठीक है कोई बात नहीं, फिश घर पे नहीं है तो मैं वो लेने जा रही हूँ। बाई बोल रहा होता है मॉम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जो हमारे बाई की मॉम होती है वो फिश लेने चली जाती है। बाई बोल रहा होता है मॉम मैं भी एक साथ में चलता हूँ। तभी पीछे से बाई के डैड बोल रहे होते हैं बच्चे तुम्हारी मॉम ना के लिए जाके आ जाएंगी, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आखिर तुम्हें आज हुआ क्या है, तुम स्कूल से वापस आ गए और तुमने अपने डैड को सही से ग्रीट भी नहीं किया। जहाँ तक मुझे याद है आज तुम्हारा वीकेंड डे था ना, तो फटाफट से बताओ तुम यहाँ पे कौन सी न्यूज लेके आए हो। फिर जो बाई के डैड होते हैं वहाँ पे बोतल को उठा लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि बाई के डैड का नाम है बाई लिंग शेंग जो कि एक लेवल 26 के सी क्लास के इलेक्ट्रिक वॉरियर है। बाई के डैड बोल रहे होते हैं कि मैंने आज काम ना बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, तो मुझे वेट मत करवाओ और फटाफट से बताओ क्या कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आया।
भाई बोल रहा होता है कि डैड आज मैंने अवेकन नहीं किया। बाकी लोगों की अवेकनिंग के अंदर काफी टाइम लग रहा था, इसी वजह से आज ना मेरे को मौका ही नहीं मिला। चिढ़ते हुए भाई के डैड बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने अवेकन ही नहीं किया है तो आगे तुम घर इतनी जल्दी क्यों आ गए। अब ये मत बोला ना कि अपने डैड की तरह ही तुम भी फायरफ्लाई रैंक पर हो। अगर तुमने भी यही अवेकन किया है तो पूरी दुनिया बोलेगी कि बाप बेटे दोनों कचरा है, तुम मेरे बेटे हो तो कम से कम तुम्हें एबिस रैंक पे तो होना ही चाहिए। अगर तुमने एबिस रैंक को अवेकन किया है तो तुम्हारे आने वाला वक्त काफी बेहतर गुजरने वाला है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा ना वो ला के दूंगा। तो फटाफट से बताओ मुझे तुम्हारी क्लास क्या है। ये सुनने के लिए ना मुझे वेट नहीं हो रहा। ध्यान रखना मेरी इन कानों को ना कुछ अच्छा सुनना है, बुरा सुनने के मैं बिल्कुल ही मूड में नहीं हूँ। भाई बोल रहा होता है मैंने कहा ना मैंने अवेकन नहीं किया। तभी जो भाई के डैड होते हैं वो उसके सर के ऊपर बोतल फोड़ देते हैं। गुस्सा करते हुए भाई के डैड बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगा था मेरे को पता नहीं चलेगा। तुमने यहाँ पर 10 टायर में अवेकन किया है, सबसे घटिया क्लास में। तुम्हारे जो ग्रेड्स थे वो हमेशा बेस्ट रहे हैं, सभी को लगता था कि तुम एक जीनियस हो। इसी वजह से मुझे भी तेरे ऊपर ना बहुत भरोसा था। पर गधे कहीं के तूने अवेकन क्या किया, एक डस्ट टायर के प्रोफेशन। आखिर वो दुनिया कैसे बताऊंगा कि मेरा बेटा एक हमारा कचरा है। भाई सोच रहा होता है मेरा डैड एक अवेकनर है, लेकिन एक अच्छा नहीं, एक बहुत ही घटिया अवेकनर। ये अपने इमोशंस को ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी गुस्से के चक्कर में इस कमीने ने लास्ट टाइम सबको बर्बाद कर दिया था। 20 साल बीत गए थे, इसी से मैं भूल गया था कि आखिर लास्ट टाइम जब मैंने अवेकन किया तो क्या हुआ था। जैसे इस कमीने को पता चला था कि मैं डस्ट टायर पर हूँ, इसने घर पे आते ही मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे मार खाते हुए मॉम नहीं देख पाई और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ना वो बीच में आ गई थी। उस वक्त मैं काफी ज्यादा वीक था और बहुत डरा हुआ भी था। इसी वजह से अपनी मॉम को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया और इस कमीने ने 1 घंटे तक लगातार मेरी मॉम को मारा। इस कमीने ने उनको तब तक मारा जब तक इसका गुस्सा नहीं उतरा। उस दिन के अटैक की वजह से मॉम के पांव टूट गए थे और उनके सर पे चोट आने की वजह से ना वो हमेशा कोमा में रही। उन्होंने 6 महीने तक सफर किया और उसके बाद में मारी गई। ये सब कुछ हुआ था सिर्फ इस कमीने की वजह से। अभी मैं एक लेवल 1 का न्यूक्लियर वॉरियर हूँ, इसी वजह से मेरी इनिशियल पावर्स बहुत ही कम है। मैंने इस क्लास को इसी वजह से चुना क्योंकि मुझे पता है ना कि इस क्लास के अपने कुछ कमाल के फायदे हैं, ऐसे फायदे जो स्पेशल क्लास भी नहीं दे सकती। लेकिन उन फायदों को हासिल करने के लिए मेरे को वेट करना होगा। तभी भाई के डैड बोलते फटाफट से उठ जाओ। हम देखते हैं भाई के डैड एक लेवल 26 के इलेक्ट्रिक वॉरियर होते हैं। भाई सोच रहा होता है कि एक लेवल 26 के वॉरियर है। अगर मैं यहाँ पे कियाशिन से कंपेयर करूँ तो उसके मुकाबले ना ये बिल्कुल अलग है। उसके पास में बिल्कुल भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, पर क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फाइट्स कर रखी है इसी वजह से इनके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे इनसे फाइट बैक करने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मुझे क्लियरली पता है कि इस फाइट के अंदर मैं जीत नहीं पाऊंगा। उल्टा अगर मेरी हरकतों की वजह से इस कमीने को और गुस्सा आ गया तो हो सकता है ना कि मुझे और मॉम को जल्दी खत्म कर दे। भाई को मारते हुए लिन शेंग बोल रहा होता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हें कचरा निकलेगा तो मैं सच कह रहा हूँ, तुझे कहीं पैदा नहीं होने देता। भाई सोच रहा होता है मैं एक अवेकनर हूँ, इसी वजह से इसके अटैक्स का ना मेरे पे असर नहीं पड़ने वाला। अगर ये मुझे यहाँ पर 1 घंटे भी मारता है तो मैं पक्का से घायल होऊंगा, मरूंगा नहीं। मैंने मॉम को यहाँ से बाहर कर दिया है, इसी वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं है। तभी पीछे से हमारे भाई को किसी चीज की आवाज आती है। शौक होते हुए भाई बोल रहा होता है मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और दुकान तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर थी ना, आखिर इतनी जल्दी आप वापस कैसे आ गई। भाई सोच रहा होता है मैंने कहा था कि मेरे को फिश खाने का मन है, इसी वजह से मॉम दुकान पे दौड़ती हुई गई और इतनी जल्दी घर वापस आ गई। पर अब तो मॉम यहाँ पे आ चुकी है, अब मैं क्या करूँ। लिंग शेंग बोल रहा होता है खुदा के देख लो कि तुमने किस कचरे को पैदा किया है, इस कचरे को पैदा करने की पनिशमेंट आज तुम्हें भी मिलेगी। तभी हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है। लिन शेंग बोल रहा होता है मैंने सुना है तुमने इवॉल्व किया है। नॉर्मली जिन बंदों के पास में ब्लू प्रोफेशन होता है और वो ए रैंक पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग ना इवॉल्व कर पाते हैं। लेकिन तुम ग्रीन रैंक पे होने के बावजूद भी इवॉल्व कर गए और तुम्हारी इवोल्यूशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुम यहाँ पर इवॉल्व करते हुए स्पेशल क्लास बन गए और तुम्हारी रैंक भी आज तक की हाईएस्ट एल रैंक पहुँच चुकी है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी किस्मत ना बहुत ही कमाल की है, वरना इतनी आसानी से इतनी पावर ना मिलती नहीं है। वैसे इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम अरेस्ट कैसे हो गए। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है मौत। अगर तुम भी मेरे साथ बैठे हुए हो मतलब तुम भी मरने वाले हो। तभी हमारा भाई बोलता है कि मैं यहाँ पे मरने नहीं, उस कमीने को मारने के लाया हूँ जिस कमीने ने मार मार के मेरी मॉम को मार दिया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं भाई ने अपनी मॉम को अपने डैड के अटैक से बचा लिया होता है और भाई के सर पे कुर्सी लगने की वजह से उसके सर से काफी ज्यादा खून आ रहा होता है।
भाई सोच रहा होता है मैं सारे के सारे अटैक्स अपने ऊपर लेने होंगे। अगर इस कमीने ने मॉम पे अटैक कर दिया तो मॉम नहीं बच पाएंगी। तभी हमारे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है। गेट को बंद करते हुए लिंशियांग बोल रहा होता है रुयुन, जिस दिन मुझे पता चला था ना कि हमारा बेटा हुआ है, मैं काफी तक खुश हुआ था। मुझे लगा था कि इस बेटे का यूज करते हुए मैं बाई फैमिली फिर से एंटर कर पाऊंगा, सभी लोगों को दिखा पाऊंगा कि मैं कितना कमाल का हूँ। मेरे दो बेवकूफ भाई, उनके तो बेटे ही नहीं थे, लेकिन ऐसे मेरा एक बेटा हुआ था। अगर बस ये कच्चा थोड़ा कमाल का होता ना तो भाई फैमिली रिस्पेक्ट करती, भाई फैमिली का अगला हेड मैं बनता। लेकिन इस कमीने कमजोर होने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कमीना वीक नहीं है बल्कि सबसे वीकेस्ट है। ग्रीन प्रोफेशन, इससे घटिया और कुछ नहीं होता। अगर ये ब्लू प्रोफेशन में होता तो शायद से फ्यूचर में इवॉल्व कर जाता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी घटिया जीन्स की वजह से ये कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। ये बोलते भाई की मॉम पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी फ्लैश टाइप का यूज करते हुए भाई वहाँ पे आ जाता है और अपने ब्लॉक को यूज करते हुए अपने डैड को पीछे कर देता है। भाई बोल रहा होता है कि तेरे को गुस्सा उतारना है तो मेरे ऊपर उतार, अगर तूने इनको हाथ भी लगाया ना तो काट के रख दूंगा। हंसते हुए लिंशियांग बोल रहा होता है कचरे, तो अब तू अपने बाप के सामने खड़ा होगा। अगर तुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि तूने कुछ बहुत कमाल का अचीव कर लिया है तो तेरे इस भ्रम को ना मैं भी दूर कर देता हूँ। भाई सोच रहा होता है कि उन लोग को आने में ना अभी टाइम लगेगा, मुझे कैसे भी करके इसका टैक्स को ब्लॉक करना होगा। तभी जो बाई के डर होते हैं वो उसे काफी तक करीब आ जाते हैं और अपने पैरी स्किल का यूज करते हुए बाई उनको पीछे करने का ट्राई करता है, लेकिन लिंशियांग काफी इजीली बाई के स्वord को तोड़ देता है। बाई सोच रहा होता है कि मैंने अपनी स्किल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज किया था, पर यहाँ पे हम लोग के स्ट्रेंथ के बीच में ना इतना बड़ा गैप है कि मेरी कोई भी स्किल काम ही नहीं कर रही। इसके अटैक्स की वजह से मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जो मेरी रिब्स थी वो टूट चुकी हैं, लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे को ये सहना होगा। लिंशियांग बोल रहा होता है कि तू एक कमरा कचरा है, उसके बावजूद भी तू मेरे सामने खड़ा हुआ, आज मैं यहाँ पर तेरी सारी हिडनी उतार दूंगा। ये बोलते हमारे भाई को लगातार पीट रहा होता है। लिंशियांग बोल रहा होता है तू कुछ भी अचीव तो नहीं कर पाया, कम से कम तुझे यहाँ पे पीट के मेरे को अच्छा तो फील हो रहा है। भाई सोच रहा होता है कि भले कितने खतरनाक अटैक क्यों ना कर ले, मैं एक भी अटैक को ना डॉज नहीं करूंगा, सारे अपने ऊपर ले लूंगा ताकि मॉम की तरफ जाने की ना सोचे बिना। लिंशियांग बोल रहा होता है एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरे में हिम्मत बहुत है। इतनी मार खाने के बाद में ना अच्छे खासे बंदे गिर जाते, लेकिन इतनी पिटाई खाने के बावजूद भी तो वो जगह से हिल नहीं रहा है। अगर तेरे को ब्लू प्रोफेशन में मिल गया होता ना तो जिंदगी में कुछ कर लेता, लेकिन ग्रीन प्रोफेशन के साथ में तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना एक चीज डिजर्व करता है और वो है मौत। भाई सोच रहा होता है कि मेरी लास्ट लाइफ के अंदर मैं बहुत ही पावरफुल बनाता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने लोगों को बचा नहीं पाया। मेरी इस लाइफ के अंदर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने किसी भी करीबी के साथ में ना कुछ ही बुरा नहीं होने दूंगा। तभी जो भाई के डैड होता है फिर से चेक उठा लेते हैं। भाई के डैड बोल रहे होते हैं काश तूने जैसे अवेकन कर लिया होता, अगर तेरी क्लास अच्छी होती ना तो देखो मरना नहीं पड़ता। ये बोलते हुए भाई उसकी मॉम के ऊपर एक फाइन अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी कोई दरवाजे पे नॉक करते हुए बोलता है दरवाजे को खोलो। भाई का डैड बोल रहा होता है कि अभी कौन आ गया, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था, पूरा मूड खराब कर दिया। भाई सोच रहा होता है फाइनली वो लोग यहाँ पर आ ही गए। फिर गेट खोलते हुए लिंशियांग बोलता है कौन है जो कि मेरे को परेशान कर रहा है, क्या तुम लोगों को नॉक करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या। तभी हम देखते हैं बाहर तो पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं, एक होते हैं डेप्यूटी कैप्टन लियांग और वही दूसरे होते हैं इंस्पेक्टर चेन जी-वू। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहा होता है कि मैं कब से यहाँ पे नॉक कर रहा था, आखिर तो ऐसा भी क्या कर रहा था कि देखो गेट खोलने में टाइम लग गया। घबराते हुए लिंशियांग बोल रहा होता है डेप्यूटी कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहा होता है कि हमें किसी ने रिपोर्ट करी थी कि स्नो नाम का एक क्रिमिनल इस बिल्डिंग के आसपास घूम रहा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे एक करके हर एक घर को चेक कर रहे हैं। क्या तुमने अपनी लोकेलिटी के आसपास में कुछ भी चीज नोटिस किया है क्या। हंसते हुए लिंशियांग बोल रहा होता है अच्छा आप स्नो की बात कर रहे हो क्या, ये बंदा तो आए दिन टीवी पे आता रहता है, अगर मैंने इस बंदे को देखा होता ना तो मैं पक्का से रिपोर्ट कर देता, पर सच में डेप्यूटी कैप्टन मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी डेप्यूटी कैप्टन की नजर हमारे भाई पे जाती है। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, आखिर तुम्हारे बेटे के साथ में क्या हुआ है। लिंशियांग बोल रहा होता है डेप्यूटी कैप्टन मेरा जो ये बेटा है ना ये बहुत ही केयरलेस है, मैंने इसे कहा था ना कि दुकान से सामान लेके आ जा और ये रास्ते में ही गिर गया, देखिए ना इस बेवकूफ बच्चे ने कितनी चोट लगा ली है। वैसे डेप्यूटी कैप्टन ये एक बहुत छोटा मोटा मैटर है, इस चीज को लेके ना बिल्कुल परेशान मत हुई। तभी हमारा भाई बोलता है डेप्यूटी कैप्टन ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरे ग्रीन प्रोफेशन को अवेकन करने की वजह से ये मेरे को गुस्से में मार रहा था। पीछे देखते हुए लिंशियांग बोल रहा होता है कमीने बच्चे आखिर तूने ये सब किया कब। वही भाई सोच रहा होता है ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था अभी से 18 मिनट पहले, मैंने ही पुलिस स्टेशन में कॉल करके ये झूठ कहा था कि हमारी बिल्डिंग के अंदर मैं स्नो को गुस्से में देखा है।
मुझे पता था कि अगर मैं ये बोलूंगा कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है तो पक्का से पुलिस यहाँ पे आने में ना काफी टाइम लगाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आने में काफी देर कर दे। इसी वजह से मैंने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से पुलिस वाले ना वो जल्दी से यहाँ पर आ गए। सच कहूँ तो मुझे लगा था ना कि इन लोगों को आने में काफी टाइम लगेगा, पर स्नो का नाम सुनते ही ये लोग काफी जल्दी आ गए। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहे होते हैं क्या जो ये बच्चा कह रहा है वो सच है क्या। लिंगशंग बोल रहा होता है कि आप ही क्या बच्चे की बात को मान रहे हो, ये झूठ कह रहा है। आप ही बताइए, मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ जो कि अपने बेटे को ऐसे मारेगा। भाई बोल रहा होता है कि जो मेरे रिब्स है ना वो बहुत दुख रहे हैं। मेरे हाथों और सर के ऊपर स्टूल से अटैक किया गया है। इन्होंने मेरे सर के ऊपर एक वाइन की बोतल फोड़ी थी। उसके बाद मुझे काफी सारे पंचेस भी मारे। मेरी बॉडी पे जितनी भी इंजरीज है ना आप उन्हें चेक कर सकते हो। आपको क्लियरली पता चल जाएगा ना गिरने से ये चोटें नहीं आ सकती। मुझे यहाँ पर इस बंदे ने ना बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। अगर आपके पास में अभी भी कोई रीजन इसको पकड़ने का तो रीजन मैं देता हूँ। ऐसे वीकनेस जो कि इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते उनके लिए चैप्टर 8 के आर्टिकल 4 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसे लोग इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, और अगर ये लोग कोई भी गलत हरकत करते हैं तो इन लोगों को फटाफट से पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। इनकी सजा कम से कम 5 दिन की होनी चाहिए। शौक होते हुए ऑफिसर्स भी सोच रहे होते हैं कि इस बच्चे ने ना बिल्कुल सही कहा है। इसने जितने भी आर्टिकल और चैप्टर के नाम लिए ना सारे के सारे सही थे। वही गुस्सा करते हुए लिंगशंग बोल रहा होता है भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या। आखिर अपने डैड के बारे में तुम ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हो। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहे होते हैं भाई लिंगशंग, मैं हूँ इंस्पेक्शन टीम का लियांग। एक डेप्यूटी कैप्टन के तौर पे मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ और मुझे इन अचानक रीजन बताने की यहाँ पर कोई भी जरूरत है। भाई की तरफ आगे बढ़ते हुए लिंगशंग बोल रहा होता है कमीने कहीं के, अगर तू मेरे हाथ आ गया ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वही इंस्पेक्टर बोल रहा होता है भाई लिंगशंग शांत हो जाओ, अगर तुम यहाँ पे शांत नहीं होगे तो मैं तुम पे अटैक करना होगा। फिर वो लिंगशंग को घसीटते हुए वहाँ से लेके चले जाते हैं। पीछे मुड़ते हुए भाई बोल रहा होता है मॉम आप ठीक तो हो ना। तभी जो भाई की मॉम होती है उसे गले लगा लेती है। भाई बोल रहा होता है मॉम परेशान मत होइए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। साथ ही भाई सोच रहा होता है फाइनली मैंने अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर लिया, और मेरे पास में 15 दिन है तैयारी करने के लिए। भाई बोल रहा होता है मॉम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये वो आखिरी बार था जब हम लोग को दिक्कतें फेस करनी पड़ी है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ना आज के बाद ना इस कमीने का साया भी हमारे आसपास नहीं आएगा। भाई सोच रहा होता है 15 दिन काफी है पावरफुल बनने के लिए, और वैसे भी मैं यहाँ पे सिर्फ उस बेवकूफ से मार नहीं खा रहा था, मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उसे चाबियां ले ली थी। मुझे पता है ना कि इस कमीने के सेफ के अंदर एक ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसको पाने के लिए इस सभी टीममेट्स को धोखा दिया था। अगर मैं इस चीज को यूज करूंगा तो हो सकता है कि जल्दी मैं ई क्लास से सी क्लास में पहुंच जाऊं। फिर जो हमारा भाई होता है वो अपने डैड के सेफ के पास में आ गया होता है। भाई सोच रहा होता है कि लिंगशंग ने अपने रूम के अंदर एक ऐसा सेफ बना रखा है जिसके बारे में घर में ना किसी को पता नहीं था। उसने इस चीज के बारे में ना मॉम को भी कभी नहीं बताया था। मुझे भी इस चीज के बारे में ना उसके मरने के बाद पता चला था, और सच कहूँ तो उस वक्त ये चीज मेरे लिए बेकार हो चुकी थी, लेकिन अभी ये मेरे काफी ज्यादा काम की है। इसका यूज करते मैं अकेले ही काफी सारे डीमन से फाइट कर सकता हूँ, यहाँ तक कि डेंजर्स में भी अकेले एंटर कर सकता हूँ। अगर मुझे बहुत जल्दी पावरफुल बनना है तो डेंजन में एंटर करना होगा। और यहाँ पे दिक्कत की बात तो यह है कि जितने भी डेंजन्स है वो सारे गॉड के अंडर में आते हैं। बिना गिल्ड की हेल्प के आप डेंजन में एंटर नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए सिर्फ 2 डेंजन्स हैं जिन्हें मैं एंटर कर सकता हूँ। एक वो डेंजन जिसको स्कूल मैनेज करती है, और दूसरी वो डेंजन जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, बाकी लोगों ने अभी तक उसको डिस्कवर नहीं किया है। फिर जो हमारा भाई होता है वो हिडन डेंजन में आ गया होता है। भाई सोच रहा होता है कि मेरी इस लाइफ के अंदर मैं सबसे पावरफुल बनूंगा, वो भी इतना फास्ट कि कोई सोच भी ना सके। तभी सीन चेंज होता है, हमें प्रोफेशनल सीन दिखाया जाता है। सारे ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें किसी ने कॉल पे ना स्नो के बारे में बताया था। उस कमीने स्नो को पकड़ने के लिए खुद वाइस कैप्टन भी गए थे, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बावजूद भी हमें से किसी को भी कुछ भी नहीं मिला। लगता है कि वो कॉल ना एक फॉल्स कॉल था। एक दूसरा ऑफिसर बोल रहा होता है कि हमें नहीं पता कि वो सस्ता है झूठ, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, हम रिलैक्स नहीं कर सकते। स्नो को पकड़ना हमारे लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी को पता है ना कि जल्दी ही एनिवर्सरी आने वाला है, और अगर उस दिन स्नो सभी लोगों के सामने आ गया तो मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि वो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। चैन जी वो बोल रहा होता है मैं सुना है कि हमारे कैप्टन ना जल्दी वापस आ रहे हैं। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहे होते हैं जीवू इन चीजों के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। चिल्लाते हुए लिंगशंग बोल रहा होता है वाइस कैप्टन मैं बेकसूर हूँ, मैंने आज जो भी कुछ किया है ना वो पहली बार था, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फिर से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरे को छोड़ दीजिए। वैसे वाइस कैप्टन मैंने सुना है कि आपको जल्दी बेबी होने वाला है। आपको पता है मेरे दोस्त का ना एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अगर आप मेरे को छोड़ देते तो आपको डिस्काउंट मिल जाता। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है
अपनी इन बेकार से ट्रिक का यूज करते हुए तुम एक रिश्वत दे सकते हो। तुम एक वक्त पे गिल्ड के मेंबर थे, इसी वजह से मैंने हाथ नहीं उठाया, वरना अभी मैं तुम्हारा क्या किया होता ना तुम सोच भी नहीं सकते। जब मैं तुम्हारा पास्ट याद करता हूँ और तुम्हें अभी देखता हूँ तो ये सोचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है ना कि तुम इतना कैसे गिर गए। चैन जी वो बोल रहा होता है कि चाहे तुम्हें पे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम्हें हम नहीं छोड़ने वाले। वैसे भी सिर्फ 5 दिन की बात है, चुपचाप जेल के अंदर रहो और अच्छे से अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करने का ट्राई करो। तुम्हारा आउट ऑफ कंट्रोल होना तुम्हारी फैमिली के लिए खतरनाक है। वैसे कल तुम्हें ना प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो तब तक के लिए यहाँ पे चुप रहो और हमारा दिमाग खराब मत करो। चिढ़ते हुए लिन शेंग बोल रहा होता है, कमीने भाई, गधे के बच्चे, मैं तेको नहीं छोड़ने वाला। जिस दिन मैं बाहर निकला ना वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। वही हमारा भाई सोच रहा होता है कि 15 दिन के अंदर वो प्रिजन से छूट जाएगा। मुझे तो क्लियरली पता है ना कि छूटते ही वो मेरा मॉम के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। इसी वजह से मेरे पास में सिर्फ 15 दिन है, मुझे कैसे भी करके पावरफुल बनना होगा। इतना पावरफुल कि जब 15 दिन बाद हम लोग का सामना हो तो इस बार वो कमीना ना मेरे को हाथ नहीं लगा पाए। ये तो काफी अच्छी बात है ना कि मेरे को डंजन के बारे में पता था। नॉर्मल जो डंजन होते हैं वो ऐसे गेट होते हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। इनके अंदर एंटर करके डीमंस को मार के हम काफी पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही गिल्ड्स को इनके बारे में पता चल जाता है, वो इन सारे के सारे डंजन्स को ना अपने अंडर में ले लेते हैं और उसके बाद में कोई भी इंडिविजुअली इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। एक डीमन डंजन के अंदर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, बहुत सारे रिसोर्सेज भी होते हैं। एक वीकेंड इंसान के लिए पावरफुल बनने के लिए बेस्ट जगह है, पर नॉर्मली ये जगह है ना उतनी खतरनाक भी होती है। किसी भी डंजन में एंटर करने से पहले उसके अंदर इंस्पेक्शन टीम एंटर करती है ताकि वो चेक कर सके ना कि आखिर वो डंजन है किस लेवल पर। जहाँ तक मुझे याद है ना, ये हिडन डंजन आने वाले 5 साल तक किसी की भी नजर में नहीं आएगी। ये लोग की नजर में तब आएगी ना जब मॉन्स्टर का खतरा इस वर्ल्ड पे काफी बढ़ चुका होगा। नॉर्मली जो एफ रैंक की डंजन होती है उसके अंदर 3 ई रैंक के बंदे लगते हैं। वही जो ई रैंक की डंजन होती है उनमें 5 लोग की टीम जाती है और उनमें कम से कम 2 बंदे डी रैंक पर होने चाहिए। और अभी मेरे हिसाब से ये डंजन एक एफ रैंक की डंजन होगी, एक ऐसी डंजन जिसमें एंटर करना मेरे लिए सेफ भी है और फायदेमंद भी। सिस्टम बता रहा होता है कि आपने छुपी हुई डंजन को डिस्कवर कर लिया है। भाई सोच रहा होता है कि नॉर्मल डंजन्स के अंदर पूरी टीम एंटर करती है, जिस टीम के अंदर अलग अलग एलिमेंट के बंदे होते हैं। पर अब जो कि मेरे पास में सारे एलिमेंट की पावर है, तो इसी वजह से डंजन्स के अंदर मैं अकेले एंटर करूंगा और अकेले ही एक टीम के बराबर पावरफुल बनूंगा। थोड़ा एंटर करने के बाद भाई नोटिस करता है कि ये जगह काफी ठंडी होती है। भाई सोच रहा होता है कि अगर ये जगह इतनी ठंडी है ना तो पक्का से यहाँ पे जो मॉन्स्टर होंगे वो आइस एलिमेंट वाले होंगे। अभी वो थोड़ा आगे गया ही होता है तभी उसकी नजर एक बहुत ही बड़े बियर में पड़ती है। भाई सोच रहा होता है कि हड्डियां बता रही है मुझसे पहले भी जगह पे ना और भी काफी सारे बंदे आ रखे हैं, लेकिन इस लेवल 8 के आइस बियर के सामने इनमें से कोई भी नहीं टिक पाया। क्या मैंने इस डंजन को जज करने में गलती कर दी क्या? अगर यहाँ पे मेरे सामने एक लेवल 8 का मॉन्स्टर है, इसका मतलब ये डंजन एक ई रैंक की डंजन है और शायद से ये डंजन इसी वजह डिस्कवर नहीं हुई क्योंकि यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर ना अभी हाइबरनेशन में है। तभी एक वुल्फ मॉन्स्टर हमारे भाई पर अटैक कर देता है। भाई सोच रहा होता है नॉर्मल से वुल्फ मॉन्स्टर का भी लेवल ना मुझसे हाइयर है। फिर वो उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे आता है और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद उस वुल्फ मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट देता है। भाई सोच रहा होता है वली मैं भी को तो क्या हुआ, मेरे पास में एक ई रैंक का वेपन है, एक ऐसा वेपन जो कि मेरे पावर गैप को फिल करने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सिस्टम बता रहा होता है कि आपके पास में कुंवू ब्लेड है जो कि एक ई रैंक का ब्लेड है। इसके हाथ में होने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ 150% से बढ़ चुकी है। आपके लक को भी 50 पॉइंट से बढ़ा दिया गया है, साथ ही आपका स्टेमिना भी 100 पॉइंट से बढ़ता है। भाई सोच रहा होता है इतना कमाल का वेपन होने के बावजूद भी मेरे को 4 से 5 कट लगाने पड़े तब जाके वुल्फ मॉन्स्टर हारा है। सच में फिर से पावरफुल बनना कितना मुश्किल है। जब मैं एल रैंक पे हुआ करता था तब मैं ऐसे रैंक के मॉन्स्टर्स को भी एक कट में मार दिया करता था। भाई सोच रहा होता है लेवल अप करने के लिए लगता है कि मुझे 20 वुल्फ को ना और मारना पड़ेगा। वही सिस्टम बता रहा होता है कि आपने क्लाउड एलिमेंट वाले मॉन्स्टर को मारा है, इसी वजह से क्लाउड एलिमेंट के अंदर 50 पॉइंट्स को जोड़ा जा रहा है। भाई सोच रहा होता है कि ई रैंक से डी रैंक पे जाने के लिए मेरे को लेवल 10 में पहुंचना होगा। तभी हम देखते हैं भाई पे अटैक करने के लिए बहुत सारे लेवल 2 के क्लाउड वुल्फ आ जाते हैं। भाई सोच रहा होता है लगता है कि ब्लड की स्मेल ने इन लोगों यहाँ पे अटैक कर लिया और अब यहाँ पे पूरी गैंग बना के ये मुझसे फाइट करने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, इससे में जो लेवल अप है ना वो और आसान हो जाएगा। फिर जो हमारा भाई होता है वो आगे बढ़ते हुए मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसे ओपनिंग मिलती है वो क्रिटिकल हिट का यूज करता है और खुद को मॉन्स्टर से बचाने के लिए वो उनके अटैक्स को डॉज भी करता रहता है। काफी लंबी फाइट करने के बाद में वो वहाँ पे सारे के सारे वुल्फ को मार देता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपको एक वुल्फ को मारने के लिए 52 पॉइंट्स मिले हैं, साथ ही आपको रिवॉर्ड के तौर पे 18 वुल्फ फैंक्स भी मिल चुके हैं। तो अभी वहाँ पे
बाई के सामने एक लेवल 4 का वुल्फ आ जाता है। बाई सोच रहा होता है तो यहाँ पर इन वुल्फ के अंदर एक वुल्फ किंग भी है। चलो यहाँ पर जिसको भी आना है ना आने दो, मेरे लेवल अप के अंदर ये सारे के सारे मेरी हेल्प ही करेंगे। ये बोल तो वुल्फ किंग को भी काफी इजली खत्म कर देता है। सिस्टम बता रहा होता है कि वुल्फ किंग को मारने के लिए आपको 56 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, साथ ही आपको एक वुल्फ डायमंड भी मिलता है। भाई सोच रहा होता है इस वुल्फ किंग को मारने के साथ ही मैं लेवल 2 पे पहुंच चुका हूँ। लगता है कि डी रैंक पे पहुंचना ना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। वही सिस्टम बता रहा होता है कि लेवल 2 पे पहुंचने की वजह से आपको यहाँ पे 12 स्टेट पॉइंट मिलते हैं। आप इन पॉइंट्स का यूज करते हुए अपने स्टेट को बढ़ा सकते हो। भाई सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 वुल्फ मॉन्स्टर को मारा है और इतने से काम के अंदर मैं इतना थक चुका हूँ। कहना पड़ेगा कि ई रैंक की बॉडी की स्टेमिना बहुत ही बेकार होती है। वैसे मेरे को जल्दी ही स्पेस पे खरीदना पड़ेगा, वरना सारे सामान को रखने में ना मेरे को बहुत दिक्कत आने वाली है। सिस्टम बता रहा होता है कि वुल्फ डायमंड का यूज करते हुए आप इसे बना सकते हो और अगर आप चाहो तो आप इसको मार्केट के अंदर 10,000 युआन का बेच भी सकते हो। आगे बढ़ते हुए भाई सोच रहा होता है कि जल्दी पावरफुल बनने के लिए मेरे को हाई लेवल के डेंजर्स में एंटर करना होगा और उसके लिए सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन है, मुझे गॉड्स की बनाई हुई गिल्ड में एंटर करना ही होगा। मेरी जो जूनियर हाई अकेडमी है वो भी गिल्ड के अंदर है। वो सारे बच्चों की परफॉर्मेंस को ना हर वक्त देखते रहते हैं ताकि वो इनमें से कुछ कमाल के बच्चों को अपने लिए ले सके। अगर आप अच्छे से ग्रेजुएट करते हो और काफी ज्यादा मेहनत करते हो तो इस चीज से काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि एक बेहतरीन गिल्ड ना आपको काम पे रख लेगी। पर अगर आप कोई गलती करते हो और आपकी टीम आपको बाहर फेंक देती है तो इससे क्लियर हो जाता है ना कि लाइफ में कभी भी आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। बाई लिंक्शन के साथ में भी यही सेम चीज हुई थी। अपनी टीम से निकाले जाने के बाद में वो सी रैंक से ऊपर कभी बढ़ ही नहीं पाया। देखा है तो इस डंजन के अंदर मैं अकेले फाइट करने के लिए आया हूँ, पर सर्च करूँ तो यहाँ फाइट करना ना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। एक तो जो यहाँ का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कम है, सिर्फ यहाँ पे खड़े रहना भी ना काफी स्टेमिना कंज्यूमिंग है। अगर मुझे यहाँ पे इन सबसे फाइट करनी है तो अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना होगा। ये सोचते हुए जो हमारा भाई होता है वो भागना स्टार्ट कर देता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ को तो इस समय बांट जाता है। वही सोच रहा होता है इस पूरी की पूरी जगह को मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, चाहे वो स्नेक मॉन्स्टर हो, वुल्फ मॉन्स्टर हो या फिर कोई मॉन्स्टर हो, सभी के सभी मेरे से फाइट करने के लिए ना एक बार में आओ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोग सब में से वेस्ट कर दो। ये सोचते हुए भाई सारे के सारे बीस्ट को इकट्ठा कर लेता है और वहाँ पे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। होता है कि इन मॉन्स्टर से करके फाइट करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और ऊपर से यहाँ के लो टेम्परेचर की वजह से मेरी बॉडी भी धीरे धीरे काफी ज्यादा वीक हो रही है। एक बार मेरा स्टेमिना खत्म हो गया उसके बाद फाइट नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से मुझे इन सभी को जल्दी खत्म करना होगा। फिर जो हमारा भाई होता है वो दौड़ना चालू कर देता है और वो जिस भी रास्ते मुड़ता वहाँ पे तवे मचाते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के सारे सारे मॉन्स्टर्स को अपने पीछे अटैक कर लेता है। मॉन्स्टर से गिरने के बाद में भाई सोच रहा होता है कि अब जाके ना फाइट करने में मजा आएगा। तो अभी हम देखते हैं साइड में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। भाई सोच रहा होता है फाइनली वो जाग गया, अब मेरी ये फाइट ना बहुत आसान हो जाएगी। तभी हम देखो जो लेवल 8 का जाइंट बियर होता है वो वहाँ पे आ जाता है और गुस्सा होने की वजह से डैमेज पावर 20% से बढ़ भी चुकी होती है। भाई सोच रहा होता है कि अब ये जाइंट बियर बहुत ही गुस्से में है, इसी वजह से अटैक करने से पहले ना एक बार नहीं सोचेगा कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। एक तरफ से मैं मॉन्स्टर्स को मारूंगा और दूसरी तरफ से ये मॉन्स्टर्स को मारेगा और इन सभी के सारे पॉइंट्स सिर्फ मेरे को मिलेंगे। ये बोलते हमारा भाई भी लगातार बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। भाई सोच रहा होता है जो ई रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं वो बाकी मॉन्स्टर के मुकाबले कमजोर नहीं होते, बस ये बहुत ही बड़े बेवकूफ होते हैं। इसी वजह से इन लोगों को हराना बाकी के मुकाबले काफी आसान होता है। तभी सिस्टम बताता है कि आप लेवल अप करते हुए ई रैंक के लेवल 4 पहुंच चुके हो और इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 12 स्टेट पॉइंट मिलते हैं। भाई सोच रहा होता है कि इस बियर की वजह से ना मैं काफी स्टेमिना बच गया, सभी को अकेले मारने में बड़ा टाइम लगता, लेकिन इस बियर ने मेरी यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प कर दी। भाई सोच रहा होता है कि वैसे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, पर सच कहूँ तो जितने मॉन्स्टर यहाँ पे प्रेजेंट है ये उसका 10% भी नहीं है। भले ही बियर मेरी आदत पे हेल्प क्यों ना कर ले, फिर भी इनको मारने में बहुत टाइम लगने वाला है और सच कहूँ तो शुरुआत में ही मैं काफी थक चुका हूँ। बियर को यहाँ पर लेके आना और उससे मॉन्स्टर्स को मरवाना ये था मेरा प्लान ए, और अब बाकियों को मारने के लिए मैं शुरू करने वाला अपने प्लान बी को। ये सोचते हुए हमारा भाई जमीन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। भाई सोच रहा होता है मेरे को अच्छी तरीके से याद है ये इस डंजन का ग्राउंड फ्लोर नहीं है, मैंने यहाँ पर फाइट करते वक्त पूरी जगह को जांच लिया था और मुझे पता चला ना कि जहाँ पे हम लोग फाइट कर रहे हैं वो रियल सरफेस नहीं है, वो सिर्फ एक आइस की परत है जो कि जमीन से काफी ऊपर जमी हुई है। अगर इसको तोड़ते हुए मैं सभी को नीचे गिरा देता हूँ तो इससे मुझे एक बार में ही ना काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। 70% मॉन्स्टर्स नीचे गिर चुके हैं और उन सभी के एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। सिस्टम बता रहा होता है कि एक बार में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से आप लेवल 7 में पहुंच चुके हो और अब आपको फिर से रिवॉर्ड के तौर पे 12 स्टेट पॉइंट मिलते हैं।
है। मॉन्स्टर्स को देखते हुए भाई बोल रहा होता है कि मेरे को जितना भी टाइम पास करना था मैंने कर लिया, अब यहाँ से शुरू होने वाली है रियल फाइट। अब जो फाइट होगी ये फाइट होगी सर्वाइवल की, ये फाइट होगी पावरफुल बनने की। सिस्टम बता रहा होता है कि आपको इस फाइट की वजह से नया टाइटल मिलता है और ये टाइटल है 1 अगेंस्ट 100। अब से जब भी आपके सामने काफी सारे एनिमीज आया करेंगे आपके साथ स्टैट पॉइंट 10% से बढ़ जाएंगे। भाई सोच रहा होता है कि जो ये जाइंट बियर है ये लेवल 8 पर है, इतना कमजोर मॉन्स्टर एक ई रैंक की डंजन का फाइनल बॉस नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से यहाँ का फाइनल बॉस कोलैंड किंग होगा, जो कि हो सकता है कि ई रैंक के लेवल 10 पे हो। अभी मेरी इस फाइट की वजह से ना काफी चहल पहल हुई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि चहल पहल के बावजूद भी वो जगह ना हो। यहाँ के फाइनल बॉस को लेके ना कुछ तो दिक्कत है। तभी जो बियर मॉन्स्टर और वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन साइड से कोई उनको आइस मैजिक का अटैक कर देता है। भाई सोच रहा होता है क्या आइस मैजिक, आखिर डंजन के अंदर ऐसा कौन है जो कि मैजिक को यूज कर सकता है। लगता है कि यहाँ पे फाइनल बॉस को मैंने काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया। यहाँ का फाइनल बॉस कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। तभी उस अटैक से बचते हुए हमारा भाई भागना स्टार्ट कर देता है। भाई सोच रहा होता है कि ये फाइनल बॉस बाकी मॉन्स्टर्स की तरह कोई बेवकूफ नहीं है, ये काफी स्मार्ट है और कब से एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि कैसे मैं फंसूं और ये सामने आके मेरे पे अटैक कर दे। इसने यहाँ पर तब तक वेट किया जब तक कि मेरा स्टेमिना पूरी तरीके से घट ना गया हो, और अब जबकि मैं काफी तक कमजोर हो चुका हूँ तो ये सामने आ गया। हम देखते आइस मैजिक की वजह से बियर और बाकी सारे मॉन्स्टर जम गए होते हैं, यहाँ तक कि हमारे भाई का एक पाँव भी जम जाता है। भाई सोच रहा होता है कि मेरे को लग ही रहा था कि हम सरफेस इतना ऊपर क्यों है। असल में यहाँ के फाइनल बॉस ने इन मॉन्स्टर्स और इंसानों के ट्रैप बिछा रखा है ताकि जिस पल वो इस ब्रिज पे आए इस फाइनल बॉस को उनके बारे में पता चल जाए और एन मौके पे ये आते हुए पूरा बेनिफिट लेके चला जाए। मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा, मेरी पूरी बॉडी जम रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक लो लेवल के मॉन्स्टर के हाथों मैं मर नहीं सकता। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर डी रैंक के लेवल 11 का केव लॉर्ड होता है, जो कि इस पूरे के पूरे डंजन का फाइनल बॉस भी है, और उसके साथ 2 लेवल 10 के वॉरियर एप भी होते हैं। भाई सोच रहा होता है कि ये कमीना यहाँ पे अकेले नहीं आया बल्कि अपनी फोर्स को साथ में लेके आया है, और मुझे देख के यहाँ पे हंसता ऐसे रहा है ना जैसे कि मैं इसका शिकार हूँ। वैसे अगर देखा तो मेरी पूरी बॉडी और बर्फ में जम चुकी है, मैं बिल्कुल भी अपनी बॉडी को ना मूव नहीं कर पा रहा, और आइस की होने की वजह से मेरी बॉडी अपनी हीट को खोते जा रही है। तभी जो केव लॉर्ड होता है वो दूसरे एप को ऑर्डर करता है कि वो आगे बढ़ के अटैक करे। भाई सोच रहा होता है कि मेरे पास है बचने का और सिर्फ एक ही तरीका है। फिर वो अपनी पूरी पावर लगाते हुए अपनी बॉडी के ऊपर जमी हुई आइस को तोड़ देता है और वक्त रहते हुए ब्लॉक का यूज करते हुए वॉरियर एप को पीछे फेंक देता है। भाई सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हुए आइस को तोड़ दिया, लेकिन अब इसकी वजह से मेरा स्टेमिना ना और कम हो चुका है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपके पास एक नई पावर आ चुकी है जिसका नाम है शटर। अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए आप किसी भी चीज को तोड़ सकते हो। भाई बोल रहा होता है कि इससे पहले ये कमीना फिर से अपने मैजिकल पावर का यूज करे, मुझे कैसे भी करके इसे खत्म करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो केव लॉर्ड बियर को कंट्रोल कर लेता है। भाई सोच रहा होता है क्या यहाँ के बाकी मॉन्स्टर्स को ये कंट्रोल भी कर सकता है। हम देखते हैं वो बियर मॉन्स्टर पूरी तरह शांत हो चुका होता है और अब उसका पूरा फोकस हमारे भाई के ऊपर है। भाई सोच रहा होता है ये बियर मॉन्स्टर काफी टफ है, अभी उन 2 मंकी मॉन्स्टर्स को मारने काफी ज्यादा मुश्किल था, ऐसे में इसे फाइट करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सच कहूँ तब इनके सामने मेरे जीतने के चांसेस पूरी तरीके से 0 हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं मंकी मॉन्स्टर्स आगे बढ़ते हुए भाई पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से खिसकते हुए हमारा भाई पीछे आगे गिरता है। भाई सोच रहा होता है कि अपने हाथ में मैं बिल्कुल भी स्ट्रेंथ को फील नहीं कर पा रहा, इतने कमजोर अटैक के साथ में मैं इन मॉन्स्टर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तभी जो बियर मॉन्स्टर होता है वो हमारे भाई को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उड़ते हमारा भाई पिस जाता है। भाई सोच रहा होता है कि केव लॉर्ड के यहाँ पे आने की वजह से टेम्परेचर काफी घट चुका है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरी पूरी बॉडी अंदर से जम चुकी है। मुझे खुद नहीं पता ना कि बिना स्टेमिना के मैं इन लोगों से कैसे फाइट करूंगा। तभी वो केव लॉर्ड आइस स्टॉर्म का यूज करता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़े बड़े आइस क्रिस्टल हमारे भाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई सोच रहा होता है कि आगे इतना फास्ट मेरे मजी को कैसे यूज कर पा रहा है। वैसे 1 सेकंड रुको, मैं यहाँ पे डर क्यों रहा हूँ। मेरी पास्ट लाइफ के अंदर ना जाने कितनी बार मैंने मौत का सामना किया है। काफी बार मैं ऐसे मॉन्स्टर्स के बीच में फंसा हूँ जिनके बीच में से निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन कैसे न कैसे करके मैंने उन लोगों को भी हराया और मैं वहाँ से भी जीत के निकला। हर बार मैं सिर्फ हिम्मत ही नहीं अपने दिमाग का भी यूज किया, और इस बार मैं यहाँ पे यही गलती कर रहा हूँ, अपने दिमाग को यूज ना करते हुए सिर्फ अपनी पावर पे भरोसा कर रहा हूँ। मेरे पास में 2 ऑप्शन है, पहला तो ये कि इन लोगों से फाइट करता रहूं और तब तक फाइट करूं जब तक मेरे पास खड़े होने की ताकत भी ना बचे। अगर मैं यहाँ पे रुक के इन सभी से एंड तक फाइट करूंगा तो भी मेरे बचने के ना कोई चांसेस नहीं है, मैं पक्का से मारा जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शन 2 को यूज कर सकता हूँ तो मेरे पास सर्वाइव करने के अच्छे खासे चांसेस है। फिर जो हमारा भाई होता है वो पीछे मुड़ते हुए क्लिफ में कूद
जाता है। भाई को रोकने के लिए जो केवल होता है उसके पाँव को जमा देता है, लेकिन उस आइस को तोड़ते हुए हमारा भाई डायरेक्ट नीचे आने लगता है। ये देख के सारे मॉन्स्टर्स भी काफी शॉक रह गए होते हैं कि आखिर भाई ने क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारा आइस में जमा हुआ भाई बहुत स्पीड से नीचे गिर रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें भाई के घर का सीन दिखाया जाता है। जब भाई को उठाने के लिए उसकी मॉम से कमरे में आती है तो वहाँ पे भाई नहीं होता और भाई की मॉम को उसको छुड़ा हुआ लेटर मिलता है। भाई की मॉम सोच रही होती है अगर भाई कहीं बाहर जा रहा था तो उसे मेरे को बताया क्यों नहीं, कम से कम मैं उसके लंच प्रिपेयर कर देती। सच में ये बच्चा डे बाय डे ना लापरवाह होता जा रहा है। देखा है तो पहले के मुकाबले मेरा भाई ना काफी चेंज भी हो चुका है और वीकेंड के बाद से ऐसा लग रहा है ना कि मेरा भाई पहले के मुकाबले काफी मैच्योर हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई को जो कि नीचे गिरने के बाद में बच गया होता है। भाई सोच रहा होता है कि जब मैंने आइस ब्रिज को तोड़ा था तब तकरीबन 100 मॉन्स्टर नीचे गिर गए थे और इतने मॉन्स्टर से गिरने के बावजूद भी मेरा लेवल सिर्फ 3 लेवल से अप हुआ था, जो कि देख के मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर जो हमारा घायल भाई होता है वो पानी के अंदर से बाहर निकल जाता है। भाई बताता है कि नीचे गिरने के बाद में 60 मॉन्स्टर हाथों मारे गए थे, लेकिन 40 मॉन्स्टर सर्वाइव कर गए। और अगर इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी कोई सर्वाइव कर पा रहा है तो इसका मतलब क्लियर है, क्लिफ के नीचे एक रिवर है। और यही सोचते हुए मैंने भी ना ऊपर छलांग लगा दी थी। अपनी बॉडी के ऊपर जमी आइस को तोड़ने के बाद में मेरा स्टेमिना खत्म हो चुका है। अगर मैं वहाँ पे रुकता तो पक्का से मारा जाता, लेकिन अब नीचे आने की वजह से मेरी बॉडी काफी तक घायल भी हो गई है। मैं भले ही मरा नहीं हूँ पर मेरे को चोटें बहुत सारी आई है और मैं कह सकता हूँ कि अभी मैं अपनी लिमिट पर हूँ। ये सोचते हुए हमारे भाई की जो आंखें होती है वो बंद हो जाती है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक लेवल 9 का ग्लेशियर ओवरलोड आता है। बेहोशी में भाई को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली की याद आ रही होती है। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम रुक क्यों गए, तुम्हें हमारे लिए खड़ा होना ही होगा, तुम ऐसे यहाँ पर हार नहीं सकते। फिर भाई को अपने दुश्मनों की याद आती है जो कि सारे के सारे बोल रहे होते हैं गिव अप कर दो, वापस खड़े होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम खड़े हो भी गए ना तो भी हम लोग तुम्हें मार देंगे। अपनी मुट्ठी बांधते हुए भाई सोच रहा होता है कि मेरी लिमिट कैसे हो सकती है। अगर मैं अपनी लिमिट को खुद तय कर लूंगा तो मैं पावरफुल कैसे बनूंगा, और अगर मैं पावरफुल नहीं बन पाया तो मुझे फिर सभी को मरते हुए देखना होगा। नहीं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे पास में जो भी कुछ हुआ था इस लाइफ के अंदर वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। फिर जो हमारा भाई होता है वो उस ओवरलॉर्ड का दांत पकड़ लेता है। भाई बोल रहा होता है मैंने कहा ना पास्ट में जो भी कुछ हुआ था इस बार मुझसे कुछ भी नहीं होगा, जब तक कि मैं जिंदा हूँ मैं अपने लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये बोलते वो ओवरलॉर्ड के मुंह के अंदर अभी ब्लेड डाल देता है और एक किक के साथ में ओवरलॉर्ड को काफी तक घायल कर देता है। अपने घुटनों में बैठते हुए भाई बोल रहा होता है फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका मैं कब से वेट कर रहा था। जब तक कि आप मौत को बहुत ही करीब से ना देख लो तब तक आपको क्लास एडवांसमेंट नहीं मिल सकती। एक ऐसी डंजन के अंदर आना जो कि मेरे लेवल से काफी ज्यादा ऊपर थी, सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अपने पीछे लेके आना और आखिर में एक क्लिफ से कूद जाना। स्टार्टिंग से ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं बार बार खुद को ऐसी कंडीशन में लेके आ रहा था जहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो। ये सब कुछ मैं इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं वही फील कर सकूँ जो कि मैंने पहले किया था, और पूरा तो नहीं पर काफी हद तक मैं वो सब कुछ फील कर पा रहा हूँ। वो गुस्सा, वो जिद और वो ताकत। तभी सिस्टम बताता है कि क्लास एडवांसमेंट फिलहाल के लिए फेल हो चुकी है। इतनी मेहनत करने के लिए आपको एडवांस स्किल मिलती है जिसका नाम है न्यूक्लियर होली स्वॉर्ड्समैन। भाई बोल रहा होता है लगता है इतना काफी नहीं है क्लास एडवांसमेंट के लिए, पर चलो कोई बात नहीं, मुझे एक बहुत ही कमाल की स्किल मिली है। एक ऐसी स्किल जो कि इस वक्त से ना काफी ज्यादा आगे की है। अब इस पावर के साथ में इन लोगों को खत्म करना बहुत ही इजी हो चुका है। तभी जो ग्लेशियर ओवरलोड होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन भाई अपने सेंचुरी कट के साथ में एक ही अटैक के अंदर सभी को खत्म कर देता है। भाई सोच रहा होता है पहले जिन मॉन्स्टर्स को मारना इतना मुश्किल लग रहा था, एक स्किल के मिलने के बाद में वो सभी कितने कमजोर लग रहे हैं। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आप लेवल 8 में पहुंच चुके हो, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 12 स्टैट पॉइंट मिलते हैं। साथ ही आपने अपनी नई स्किल सेंचुरी कट को यूज किया जिसकी वजह से आपके स्टेमिना को पूरी तरीके से रिकवर किया जा रहा है। भाई बोल रहा होता है केव लॉर्ड वेट कर, तुझे खत्म करने के लिए ना मैं जल्दी तेरे पास आ रहा हूँ। सिस्टम बता रहा होता है कि आपको नया टाइटल मिलता है जो कि है आइसफील्ड वॉरियर। अब किसी भी आइसी फील्ड के अंदर स्टेमिना बहुत धीरे घटेगा। फिर जो हमारा भाई होता है वो मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आप ई क्लास के लेवल 9 में पहुंच चुके हो। भाई सोच रहा होता है लेवल 9 में पहुंचने के बाद में इन मॉन्स्टर्स को मारना अब काफी आसान हो चुका है। ऐसा लग नहीं रहा ना कि मैं मॉन्स्टर्स को मार रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे गाजर मूली काट रहा हूँ और मेरे टाइटल की वजह से अब मेरे को
बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही। सेंचुरी स्किल मिलने की वजह से बार बार अब स्टेमिना को भी रिकवर कर पा रहा हूँ। अब ऐसा कह सकते हैं ना कि इस डंजन के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ। अब मेरे सामने कोई मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए, मैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर जो हमारा भाई होता है वो क्लिफ को चढ़ना स्टार्ट कर देता है। क्लिफ चढ़ते वो सोच रहा होता है मेरे को यहाँ पर आए हुए काफी टाइम बीत चुका है, पक्का से मॉम ना काफी टेंशन कर रही होंगी। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं भाई की मॉम को। भाई की मॉम सोच रही होती है बिना मुझे बताए तुम कहीं बाहर नहीं जाते, पूरे 8 घंटे हो चुके हैं, आखिर तुम कहाँ चले गए भाई, प्लीज तुम जहाँ पर भी हो ना वहाँ पर सेफ रहना। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई को जो एक केव रोड के पास में आ गया होता है। जाइंट को खत्म करते हुए भाई बोल रहा होता है फिर से हम लोग की मुलाकात हो ही गई, पर इस बार चीजें ना पहले के मुकाबले काफी अलग होने वाली है। सिस्टम बता रहा होता है कि बियर को मारने की वजह से अब आप ई क्लास के हाईएस्ट लेवल 10 में पहुंच चुके हो। भाई बोल रहा होता है क्या हुआ केव लॉर्ड, घबरा क्यों गए, क्या मुझे यहाँ पे वापस देख के तुम्हें खुशी नहीं हो रही। तभी जो केव लॉर्ड होता है वो अपने वॉरियर्स को अटैक करने के लिए आगे भेजता है, लेकिन भाई अपने एक अटैक के अंदर उस एप मॉन्स्टर को टुकड़ों में बांट देता है। तभी जो केव लॉर्ड होता है वो चिढ़ते हुए आइस स्टॉर्म का यूज करता है, लेकिन हमारे भाई के ऊपर ये अटैक भी बिल्कुल बेकार साबित होता है। आगे बढ़ते हुए भाई बोल रहा होता है क्या हुआ, अब तुम्हारे पास अटैक करने के लिए क्या कुछ भी नहीं बचा है। तभी जो केव लॉर्ड होता है वो अपने सारे के सारे एप्स को आगे खड़ा कर देता है। भाई बोल रहा होता है कि वैसे भी लेवल अप करने के लिए मेरे को बहुत सारे मॉन्स्टर चाहिए थे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे वो मॉन्स्टर दे दिए। फिर फ्लैश टैप का यूज करते हुए हमारा भाई बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है और केव लॉर्ड के एक हाथ को 2 हिस्सों में बांट देता है। भाई बोल रहा होता है हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय। ये बोलते वो केव लॉर्ड को 1000 टुकड़े में बांट देता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपने डी क्लास के लेवल 11 के मॉन्स्टर को मार दिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और अब आपने ई क्लास से लेवल अप करके आप डी क्लास पे आ चुके हो और आपके जितने भी एट्रीब्यूट थे वो 100% से बढ़ जाएंगे और आपका भी करंट लेवल है लेवल 11 के डी क्लास के न्यूक्लियर वॉरियर। भाई सोच रहा होता है कि मैं लेवल अप तो कर दिया, आखिर अब कौन सी नोटिफिकेशन आ रही है। तभी सिस्टम बताता है कि एक नए प्रोफेशन को अवेकन करने के लिए आपके पास इनफ पॉइंट है, इसी वजह से आपके क्लाउड एलिमेंट को अवेकन किया जा रहा है। भाई सोच रहा होता है मैं यहाँ पर कब से क्लाउड एलिमेंट के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और इस बीच में नोटिस ही नहीं कब मेरे पास में कोई 10,000 पॉइंट हो गए। चलो देखते हैं ना क्लाउड एलिमेंट के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ। सिस्टम बताता है कि आपने क्लाउड एलिमेंट के ई क्लास के लेवल 1 पर हो और आप किसी वक्त अपने प्रोफेशन को स्विच कर सकते हो। भाई सोच रहा होता है मैं ये प्रोफेशन एक एबिस रैंक का प्रोफेशन है, भले जब मेरी पावर्स है वो ई क्लास पर हो, पर 200% बोनस की वजह से मेरी पावर्स काफी ज्यादा हो रखी है। कह सकते हैं कि मैं न्यूक्लियर वॉरियर का डी क्लास और ये पावर एक बराबर है। तभी हमारा भाई आगे बढ़ते हुए कीबोर्ड के दोनों आर्टिफैक्ट उठा लेता है। भाई बोल रहा होता है क्योंकि मैं एक मेज बन चुका हूँ तो ये दोनों के दोनों आर्टिफैक्ट मेरे काफी ज्यादा काम के हैं। भाई बोल रहा होता है हमेशा मैं जियाओलिंग को इन पावर्स का यूज करते हुए देखा था, आज आगे पता लगी मेज होने पे कैसा फील होता है। आगे हमें अगले दिन सुबह 5 बजे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं भाई की मॉम को जो कि बहुत ही परेशान बैठी हुई होती है। भाई की मॉम सोच रही होती है पूरे 24 घंटे से मेरा बच्चा गायब है और मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ पर होगा। तभी भाई घर में आते हुए बोल रहा होता है मॉम मेरे को माफ कर दीजिएगा, मैंने वापस आने में ना कुछ ज्यादा ही देर कर दी। तभी जो भाई की मॉम होती है वो से गले लगाते हुए रोने लगती है। भाई बोल रहा होता है कि पिछले एक दिन से आपने वेट कर रही थी क्या, ये मत कहिएगा कि आपने कुछ भी नहीं खाया। वैसे मॉम मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, क्या आप मेरी बात मानोगी। अपनी इस लाइफ को चेंज करने के लिए हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और ये उन चेंजेस की ना शुरुआत होने वाली है। भाई बता रहा होता है कि मेरे को डंजन के अंदर से बहुत कुछ मिला था जिसमें से बहुत सारी चीजें ना मेरे किसी भी काम की नहीं थी, इसी वजह से काफी अच्छी कीमतों में मैंने उन चीजों को बेच दिया। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। क्रिस्टल को देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है कि ये क्रिस्टल ना 800 का होगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे ले सकता हूँ। भाई बोल रहा होता है 8,000 से 1 पैसे कम नहीं, अगर तुम्हें नहीं बेचा तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। वही वो बंदा बोल रहा होता तुम मजाक कर रहे हो क्या, ये क्रिस्टल ना बहुत छोटा है, इसके 8,000 कौन देगा। भाई बोल रहा होता है तुम नहीं दे रहे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं देगा, जैसे ही मुझे कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा तो मैं उसको ये बेच दूंगा। सेलर बोल रहा होता है कि 2,000 चलेंगे। भाई बोलता है 8,000 से 1 भी कम नहीं। सेलर बोल रहा होता है ठीक है फिर 7,000। भाई बोलता है ठीक है डील डन। भाई सोच रहा होता है मेरी पास्ट लाइफ की वजह से मैं ऐसे काफी सारे बंदों को जानता हूँ जो कि काफी अच्छी कीमतों में क्रिस्टल खरीदते हैं और मुझे भी काफी अच्छे से पता है ना कि इन लोगों से डील कैसे करनी है। देखा है तो मेरे हाथों में एक बहुत ही कमाल का अमाउंट है और इसका यूज करते मैं मॉम के लिए बहुत ही कमाल घर खरीद सकता हूँ। उस घर में रहना जहाँ उस बंदे की परछाई भी है उनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं, वैसे भी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कभी खुशी नहीं देखी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं भाई को जो कि अपनी मॉम को लेके नए घर में आ गया होता है। भाई सोच रहा होता है हर वो खुशी जो इनको नहीं मिल पाई
इस लाइफ में मैं इनको पक्का से वो दूंगा। आगे हम देखते हैं 8 बज गए होते हैं। भाई सोच रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ अब ठीक हो चुका है और वक्त आ चुका है फिर से अपनी पावर्स को बढ़ाने का। देखा जाए तो मेरा एक प्रोफेशन डी रैंक पे पहुंच चुका है और साथ ही अब मेरे पास में नया प्रोफेशन भी है, पर इतनी पावर भी डेड को आने के लिए काफी नहीं रहेगी। मैं रिवेंज के रास्ते पे तब आगे बढ़ूंगा जब मैं सभी की सेफ्टी का इंश्योर कर लूं। बिना मॉम की सेफ्टी का इंश्योर किए हुए मैं कोई बेवकूफी नहीं करने वाला। ये बोलते अपने हाथ में एक स्टोन बांध लेता है। सिस्टम बता रहा होता है कि एक डी रैंक का मैजिक स्टोन है, इसकी वजह से आपकी एलिमेंटल पावर 40 पॉइंट से बढ़ती है, साथ ही आपकी मैजिकल पावर भी 50% से बढ़ती है। भाई सोच रहा होता है मेरे डैड के बाहर आने में अभी भी काफी टाइम बाकी है। मुझे पक्का से भरोसा है ना कि उसके बाहर आने से पहले मैं पूरी प्रिपरेशन कर लूंगा। वही सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कियान शेंग को जो कि डंजन से बाहर निकल रहा होता है। गिल्ड के बंदे बोल रहे होते हैं यंग मास्टर पहले के मुकाबले की जो परफॉर्मेंस थी ना अब वो काफी इम्प्रूव हो चुकी है। पक्का से फ्यूचर के अंदर आप एक बहुत ही कमाल के हंटर बनोगे। तभी एक लड़की बोलती है कियान शेंग पानी पी लीजिए, आप काफी टाइम में ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। चिढ़ते हुए कियान शेंग बोल रहा होता है मेरे को कोई पानी नहीं चाहिए, ना ही मेरे को रेस्ट करना है, फटाफट सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग बिना रुके डंजन में जाएंगे। मुझे उस कमीने से मिलने से पहले बहुत पावरफुल बनना है, इतना पावरफुल कि वो मेरी बराबरी न कर पाए। कियान शेंग सोच रहा होता है कि मेरे पास में एबिस रैंक का प्रोफेशन है और अब मैं अपने ई क्लास के लेवल 3 पहुंच चुका हूँ। चाहे वो भाई कुछ भी क्यों ना कर ले, मेरी स्पीड से वो इम्प्रूव नहीं कर सकता। अगली बार हमारी जब भी मुलाकात होगी तब उस कमीने को पता चल जाएगा कि हमें से रियल जीनियस कौन है। वही सीन चेंज होता है। हम देखते एक लड़की को जिसके पास में गोल्डन प्रोफेशन होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि इस साल का भी कोई अवेकनर गोल्डन प्रोफेशन को हासिल नहीं कर पाया। लगता है कि इस बार के टेस्ट में भी ना कुछ खास नहीं मिलने वाला। हर बार की तरह इस बार के टेस्ट भी बहुत ही बोरिंग होंगे। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं बाई को जो कि बोल रहा होता है मॉम मेरे को स्कूल जाने में काफी देर हो गई, आखिर आपने मेरे को जगाया क्यों नहीं। भाई की मॉम बोल रही होती है कि तुम इतना आराम से सो रहे थे ना कि मेरे को तुम्हें उठाने का मन ही नहीं किया, आराम से खाना खा लो, अगर तुम लेट भी हो जाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी लेट होना भी ना चलता है। भाई सोच रहा होता है हाँ मॉम ने सही कहा, इतनी चैन की नींद ना मेरे को सालों में कभी भी नहीं आई और मैं इतना आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया। तभी भाई कंधे पे हाथ रखते हुए उसकी मॉम बोल रही होती है भाई क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या, अगर तुम्हें कोई टॉय या बुक या कुछ भी चाहिए होना तो मेरे को बता देना। हंसते हुए भाई बोल रहा होता है मॉम अचानक से ऐसा भी क्या हो गया जो कि आप मेरे को गिफ्ट देने की सोच रही हो। भाई की मॉम बोल रही होती है मैं तुम्हें गिफ्ट तो दूंगी ही ना, नेक्स्ट फ्राइडे तुम्हारा बर्थडे है। शौक होते हुए भाई सोच रहा होता है मॉम सही कह रही है, 5 जून को तो मेरा बर्थडे आता है। मेरी पास्ट लाइफ में मॉम के मरने के बाद में कभी भी किसी ने ना मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया और इसी वजह से इस दिन के बारे में मैं पूरी तरीके से भूल गया। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे को क्या चाहिए होगा, सच कहूँ तो जो मेरे को चाहिए था वो मेरे पास में है, इससे ज्यादा मुझे ना और कुछ नहीं चाहिए। और इसके बाद मुझे खुशी मिलेगी वो मिलेगी उस कमीने को मार के। इसके अलावा दुनिया में और कोई चीज ना मुझे इतना खुश नहीं कर सकती। आगे जो हमारा भाई होता है वो अपनी अकेडमी आ गया होता है। टीचर बोल रहे होते हैं पक्का सा वीकनिंग के बाद में तुमने अच्छे से रेस्ट कर लिया होगा और वक्त आ चुका तुम्हें रियल टाइम कॉम्बैट ट्रेनिंग देने का। सिर्फ और सिर्फ पावर होना काफी नहीं है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर उस पावर को यूज कैसे करना है। मुझे पक्का से भरोसा है ना कि तुम में से किसी बच्चे को ये बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा कि आखिर कॉम्बैट ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। आज तुम लोग का मिडिल स्कूल के अंदर पहला दिन है और हमारी इस मिडिल स्कूल को तुम्हारे जूनियर हाई की तरह ही डिवाइन गिल्ड कंट्रोल करती है। ध्यान रखना बच्चों, अच्छे से परफॉर्म करना, तुम्हारे हर एक मूवमेंट पे गिल्ड की नजरें हैं। कॉम्बैट ट्रेनिंग तुम्हें इसी वजह से कराई जा रही है क्योंकि जल्दी तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होंगे। वो एग्जाम्स पूरी कंट्री के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे। अगर तुमने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करी तो एग्जाम के अंदर तुम सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छी बात तो यह है ना कि बेस्ट परफॉर्म करने वाले को हाई स्कूल के बच्चों के साथ में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन गिल्ड वाले तुम्हें पहले ही चुन ले। इस बार हमारी डिवाइन गिल्ड ने तुम बच्चों के लिए एक बहुत ही कमाल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। जो भी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें गिल्ड अपने साथ में शेंगी नेशन लेके जाएगी। ये वो जगह है जहाँ पे हमारी डिवाइन गिल्ड का हेडक्वार्टर है। वहाँ पे जाने के बाद तुम लोग के पास में बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटीज होगी, तो इसी वजह से अच्छा परफॉर्म करना तुम लोग के लिए और भी काफी जरूरी बन जाता है। भाई सोच रहा होता है शेंगी नेशन और डिवाइन गिल्ड का हेडक्वार्टर यही वो जगह थी जहाँ पे मैं पहली बार अपने मास्टर से मिला था। यही वो जगह है जहाँ पे वो कमियां रहता भी है। पर सच कहूँ तो मेरे मास्टर उस बंदे के बीच में असल में कोई कनेक्शन नहीं है। उसने हमारे गॉड लेजियन को तब ज्वाइन किया था जब इस टीम ऑलरेडी सारे मेंबर्स आ चुके थे। अब ये कंफर्म करने के लिए कि वो कमीना कहाँ पर है, इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि जो हमारा कॉम्बैट टेस्ट है वो फ्राइडे को होगा और सच कहे ना तो इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड है। वही चश्मिश बोल रहा होता है टीचर मैंने सुना है ना कि ये कॉम्बैट टेस्ट हमारा डंजन के अंदर होगा,
टीचर बोल रहे होते हैं बच्चों ये सारी बातें छोड़ो, वक्त आ चुका है अभी ट्रेनिंग ऑफिशियली स्टार्ट करने का। सबसे पहले तुम लोगों को अपनी फिजिकल बॉडी को पावरफुल बनाना होगा, जिसके लिए तुम सभी बच्चों को ग्रेविटी रूम में भेजा जा रहा है। तुम्हें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 10 बार ना शटल रन करना है। सारे बच्चे बोल रहे होते ये तो काफी इजी है। तभी टीचर के पास में आते हुए भाई बोलता है टीचर मुझे इस ट्रेनिंग रूम को यूज नहीं करना। शॉक होते हुए सारे बच्चे सोच रहे होते इसने क्या बोल दिया। टीचर बोल रहे होते हैं भाई हाँ क्या होता है फाइट के बारे में ना मेरे को सब कुछ पता है, और मुझे भी पता है ना कियान शेंग को तूने बुद्धि के साथ पीट दिया था, वो क्योंकि तुमने एक ऐसे बंदे को पीटा जिसके पास में एबिस रैंक की प्रोफेशन थी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अगर तुम ट्रेनिंग करोगे तो तुम और ही बेहतर बन पाओगे। भाई बोल रहा होता है टीचर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को ट्रेनिंग नहीं करनी, मैं तो ये चाहता हूँ ना कि मैं स्पेशल ट्रेनिंग करूँ। शौक होते हुए टीचर बोल रहे होते हैं क्या स्पेशल ट्रेनिंग? बच्चे आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम यहाँ पे ये करने का ट्राई कर रहे हो कि मेरे मेथड्स में कोई दिक्कत है, इसी वजह तुम्हें मेरे को तो ट्रेन नहीं करना? भाई बोल रहा होता है टीचर आपका तरीका बिल्कुल सही है, चाहे किसी बंदे ने किसी प्रोफेशन में अवेकन क्यों ना किया हो, ग्रेविटी रूम की ट्रेनिंग करना उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन शटल रन ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी स्पीड ना काफी ज्यादा बढ़ती है, और इसकी जरूरत सिर्फ वॉरियर असेसिन को ही होती है। मेजेस और बाकी लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेजेस और चैंटर्स को अलग रूम में भेजोगे जैसे कि एक एलिमेंट रूम, तो उनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। वो लोग अपने एलिमेंटल पावर्स को ना अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। मेरा तो मानना है ना कि सभी लोग के प्रोफेशन बहुत ही अलग रहते हैं, और अगर अपने प्रोफेशन के हिसाब से लोग अलग अलग ट्रेनिंग करे तो सभी लोगों के लिए ना ये बहुत ही बेहतर रहेगा। चिढ़ते हुए टीचर बोल रहे होते तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है ना कि तुम टीचर को सिखा रहे हो कि वो काम कैसे करते हैं। चीन सोच रही होती जिस ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर बाई बात कर रहा है, वैसे ही सेम ट्रेनिंग के बारे में ना मेरे डोंगे ने भी कहा था, पर मिस्टर डोंग और बाई की बातें सेम कैसे हो सकती है? वो तो डिवाइन कॉफ के ट्रेनिंग ऑफिसर है, और मुझे इस चीज के बारे में इसी वजह से पता है क्योंकि डैड ने मेरे को वीडियो टेप लाके दी थी। उनके इस नए तरीके के बारे में ना सभी लोगों को नहीं पता। ऐसे में बाई को ये आइडिया खुद से आना काफी ज्यादा बड़ी बात है। एक बात तो मानी पड़ेगी ये लड़का तेज तो बहुत है। चश्मिश बोल रहा होता है भाई बड़ी तेरी बातों में पॉइंट हो, लेकिन एक बार के लिए टीचर के बारे में तो सोच, तेरी बातें सुन के उन्हें कितना गुस्सा आ रहा होगा। वैसे भी ये टीचर हमारे स्कूल के बेस्ट ट्रेनर है, तेरी इस बात के लिए ना ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो अभी जो टीचर होता है बाई कंधे पे हाथ रख देते हैं। चश्मिश बोल रहा होता है ये तो गया, ये नहीं बचने वाला। टीचर बोल रहे होते हैं भाई सच कहो तुम्हारा तरीका ना सुनने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है, इतना इंटरेस्टिंग मेथड मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। चश्मिश बोल रहा होता चलो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। भाई की बातों का टीचर ने बुरा नहीं माना। टीचर बोल रहे होते हैं वैसे भाई हमारे स्कूल के अंदर ना काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, और सभी लोगों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग रूम बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। देखो मुझे पता है ना कि तुम्हारा ये मेथड बहुत ही कमाल का है, पर दिक्कत की बात तो ये है कि हर एक स्कूल को अच्छा परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम के अंदर हमारा स्कूल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो इसकी वजह से हम लोगों को काफी दिक्कत आ सकती है, और एक एग्जाम के ऊपर एक बच्चे की जिंदगी टिकी हुई रहती है। हमारी इन चीजों की वजह से अगर ये अच्छा नहीं कर पाए तो हो सकता है कि बेकार में कुछ लाइफ खराब हो जाए। एक टीचर के तौर पे मेरे लिए ये चुनना कि मैं बच्चों की जिंदगी चुनूं या फिर अपने तरीके को काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। भाई सोच रहा होता है मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मेरी जो फैमिली थी उसकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। डैड से मार खाने के बाद में मॉम काफी टाइम के लिए कोमा में चली गई थी। वही जब मैं डैड है वो तो एक नंबर के बेकार इंसान थे, लेकिन फिर मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी जो कि मुझे बहुत ही कमाल के टीचर्स मिले। मुझे ग्रो करने में ना इन टीचर्स ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, इसी वजह से मुझे पता है ना कि मैं इनसे कोई बात खुल के कर सकता हूँ। भाई बोल रहा होता है टीचर मैं बाकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ना कि हमारे स्कूल के परफॉर्मेंस को मैं नहीं गिरने दूंगा। टीचर बोल रहे होते हैं तो फिर ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें कैसे ट्रेनिंग करनी है। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें न्यूक्लियर वॉरियर होना, तुम्हें यहाँ पर जैसे भी ट्रेन करना हो तुम कर सकते हो। भाई बोल रहा होता है टीचर मुझे एलिमेंट सेपरेशन रूम है, मुझे उसके अंदर जाना है, मैं चाहता हूँ कि उसकी सेटिंग को ना आप मैक्सिमम पे सेट कर दो। शौक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या एलिमेंट रूम, लेकिन इसके पास एक वॉरियर क्लास है ना। भाई बोल रहा होता है हाँ आप लोग सही कह रहे हो, ये बात सच है कि मेरे पास वॉरियर क्लास है, पर मुझे पर्सनली लगता है ना कि अपने स्किल्स को यूज करने में मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा हूँ। जो मेरी वीकनेस है वो है मेरी एलिमेंटल पावर, अगर मैं उसके ऊपर काम करूंगा तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। भाई सोच रहा होता है कि अब मैं लोग कैसे बताऊं।
हूँ कि मेरे पास सिर्फ वॉरियर नहीं मेज प्रोफेशन भी है। तभी चीन बोलती है, टीचर मुझे भी एलिमेंटरी रूम के लिए प्रैक्टिस करनी है, मैं तो एक मेज हूँ, मेरे लिए करना काफी ज्यादा बेहतर भी रहेगा। टीचर बोल रहे होते हैं, ठीक है जिसकी जो मर्जी कर रही है वो कर सकता है, पर हाँ फाइनल एग्जाम के अंदर ना मेरी बेइज्जती मत करवा देना, तुम लोगों को बहुत ही उम्मीद लगा के मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। चीन बोल रही होती है, भाई अब जबकि हम दोनों ही एलिमेंट रूम के तरफ जा रहे हैं तो क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे? भाई बोल रहा होता है, नहीं मैं अलग कमरे में जाऊंगा। चीन बोल रही होती है, पर साथ में प्रैक्टिस करने से हम दोनों को बहुत बेनिफिट होगा। भाई बोल रहा होता है, माफ करना पर मुझे वो बेनिफिट नहीं चाहिए, मुझे अगर प्रैक्टिस करने में ना ज्यादा मजा आता है। चीन बोल रही होती है, क्या तुम मेरे को रिजेक्ट कर रहे हो? भाई बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल। तब उन लोगों को देखते हुए चश्मिश बोल रहा होता है, टीचर आपको तो पता ही है चाहे मैं कितनी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं लास्ट आने वाला हूँ, ऐसे में मैं फालतू में मेहनत ही क्यों करूँ, क्या मैं जाके रेस्ट कर सकता हूँ? टीचर बोल रहे होते हैं, नहीं तुम्हें मेहनत करनी होगी। आगे जो हमारा भाई होता है वो एलिमेंटरी रूम में आ गया होता है। भाई सोच रहा होता है वर्ल्ड प्रोफेशन के बारे में मैं लगभग सब कुछ जानता हूँ, इसी वजह से प्रैक्टिस करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं। अभी देखा जाए ना तो एक मेज के तौर पे मैं बिल्कुल न्यूबी हूँ, मुझे नहीं पता ना कि इन पावर्स को कैसे यूज करना है। मुझे इस रूम का यूज करते हुए अपनी मेज पावर्स को पावरफुल बनाना होगा और मुझे अपने इन पावर्स को मास्टर करते हुए एक और चीज का ध्यान रखना है, मेरी नई पावर्स के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे पक्का से भरोसा है ना कि ये ट्रम्प कार्ड मैं किसी न किसी दिन काम आएगा। वैसे भी जो हमारा स्कूल है वो इन कमीने गॉड्स के अंडर में है, अगर मेरी कोई भी बात सभी के सामने आ गई तो पक्का से उन तक भी ना जल्दी ये पहुंच जाएगी। और जब तक कि मैं वीक हूँ मेरे को उन लोगों का टारगेट नहीं बनना। और रही बात मेरी क्लासमेट्स की, तो मैं उन लोग के साथ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, हमारे रास्ते बिल्कुल भी सेम नहीं होने वाले, तो एक साथ में रहने का आगे क्या फायदा। आगे हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो गई होती है। भाई के दोस्त बोल रहे होते हैं, भाई एक सेकंड रुको, आपकी तो जल्दी जल्दी कहाँ पे जा रहे हो? भाई सोच रहा होता है, मेरे दो बचपन के दोस्त जो कि हमेशा ही ना मेरे साथ रहे हैं, ये मुझ तक पहुँच जाए मुझे समय निकलना होगा। चश्मिश बोल रहा होता है, तो पता तेज क्यों चल रहे हो? तुम्हें तो पता है ना हम लोग फास्ट वॉक नहीं करते। भाई सोच रहा होता है, ये दोनों ही ना मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम तीनों ही अपनी क्लास के अंदर लास्ट रैंकर्स थे और इसी वजह से सभी लोग हम लोग को बुली किया करते थे, इसी वजह से हम तीनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए। सच कहूँ तो मेरे मिडिल स्कूल का अच्छा वक्त सिर्फ इन लोग साथ में गुजरा है, पर इस लाइफ के अंदर मेरी जिंदगी में पीस नहीं होने वाला। मैं रिवेंज के रास्ते पे चला हूँ, जिससे बहुत सारे खतरे आएंगे और उस वक्त जितने भी लोग मेरे क्लोज रहेंगे उन पे दिक्कतें आएंगी और मैं चाहता ना कि मेरी वजह से इन लोगों पे कोई भी दिक्कतें आए। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और रहेंगे भी, लेकिन इनके ऊपर दिक्कतें आते हुए मैं नहीं देख सकता। भाई का दोस्त बोल रहा होता कि इसे हो क्या गया है, हमेशा ही हमारे साथ में रहता था लेकिन हम इसे कब से आवाज लगा रहे हैं ये हमारी सुन ही नहीं रहा। स्कूल में कहते थे ना कि हम तीनों का अनब्रेकेबल ट्रायो है, क्या हमारे दोस्त भाई ने इसे तोड़ दिया? चश्मिश बोल रहा होता, तुम देख नहीं रहे क्या, पहले के मुकाबले हमारा भाई ना काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत इम्प्रूव हो चुका है। एक ऐसा बंदा जो कि साइकिल से जा रहा है वो आखिर पैदलों का वेट क्यों ही करेगा? फिर जैसे वो स्कूल के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि भाई उनका वेट कर रहा होता है। भाई बोल रहा होता है, चश्मिश मेरी एक बात को अच्छे से याद रखना, जैसे ही तेरे को टाइम लेना अपने फेवरेट चेक करवा लेना, वरना फ्यूचर में तुझे बहुत दिक्कतें आएंगी। खुश होते हुए भाई का दोस्त बोल रहा होता है, मुझे पता था भाई हम लोग को छोड़ के ना कभी आगे नहीं जाएगा, ये हमेशा हमारे साथ रहा है और हमारे साथ ही रहेगा। तभी भाई बोलता है, नहीं मैं जा रहा हूँ। चिढ़ते हुए भाई का दोस्त बोल रहा होता है, भाई तू बहुत बुरा हो चुका है, वो तो अच्छी बात नेक्स्ट चिल्ड्रन के अंदर मैंने काफी ज्यादा मेहनत कर ली थी, वरना फिर मैं दौड़ के तेरे को पक्का से पकड़ लेता। चश्मिश बोल रहा होता है, तो फुदक क्या रहा है, टीचर ने हम लोग को 10 बार दौड़ने को कहा था और तू 6 बार दौड़ा, इतने में ही ना तू बेहोश होकर गिर गया था। भाई सोच रहा होता है, लास्ट लाइफ के अंदर जो मैं चश्मिश दोस्त था वो मेरे स्कूल में मर गया था, असल में इसके लंग्स के अंदर एक इन्फेक्शन हो रखी है जो कि 1 साल के अंदर इतनी बढ़ जाएगी कि 1 साल बाद ये मारा जाएगा। मेरी मजबूरियों की वजह से मैं लोगों से दोस्ती नहीं कर सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोस्ती निभाऊंगा नहीं, कम से कम ये तो जिंदा रहेगा, मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है। भाई का दोस्त बोल रहा होता है, ये बहुत चेंज हो चुका है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। चश्मिश बोल रहा होता है, हाँ देख के तो लग रहा है कि भाई काफी चेंज हो चुका है, पर कहीं ना ये हमारा वही भाई है जो कि हमारी काफी ज्यादा केयर करता है। सीन चेंज होता है, हमें शैंगी नेशन का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं मिस्टर डोंगयांग को जो कि बोल रहे होते हैं, मैंने एक नए बंदे के बारे में सुना था जिसने कभी कुछ दिनों पहले ही हमारे डिवाइन गिल्ड को ज्वाइन किया है और आजकल वो ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो नया रिक्रूट और कोई नहीं बल्कि तुम थे जिसने कि ज्वाइन करने के साथ ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तभी वो बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर डोंगयांग आप ही ज्यादा तारीफ कर रहे हो, मैं यहाँ पे तारीफ सुनने के लिए नहीं बल्कि कोई रिपोर्ट देने के लिए आया था। हम देखते हैं और कोई नहीं वही धोखेबाज होता है जिसने की वाई की टीम को धोखा दिया था।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बाई को, जो कि अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि आपको कोई भी काम हो तो आप मुझसे कह देना, आपका अकेले बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बाई सोच रहा होता है मॉम को भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज को लेके वार्न कर रहा हूँ, और शायद मैं बताने पे भी ये नहीं मानेंगी कि जो डैड और फैमिली के लिए इतने खतरनाक हो सकते हैं। मुझे कैसे भी मॉम की सिक्योरिटी को काफी टाइट करना होगा, क्योंकि किसी पल मेरा डैड अभी जेल से बाहर निकलता ही होगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। खाना लेते वक्त बाई लिंगशेंग एक पर्ची दूसरे बंदे को पकड़ाता है। लिंगशेंग बोल रहा होता है पूरे मैटर को मैं तुम्हारे हवाले सौंपता हूँ। तभी सामने वाला बंदा बोलता है बता लिंगशेंग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी चीजें ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, कल की सुबह बाहर होगे, आपके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हमें फ्राइडे का सीन दिखाया जाता है। बाई बता रहा होता है रोज ट्रेनिंग करने की वजह से मेरी बॉडी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन गई, और अब मैजिक कंट्रोल करने में भी ना मैं काफी ज्यादा अच्छा हो चुका हूँ। एक अच्छा मैच बनने के लिए आपका कास्टिंग टाइम काफी कमाल का होना चाहिए, और आपको ये भी देखना पड़ता है कि आखिर एक अटैक के अंदर कितनी पावर डालनी है। अगर आप दो चीजों को मास्टर कर ले रहे हो तो मैच बनना आपके लिए काफी ज्यादा आसान है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बाई के दोस्त को, जो कि बोल रहा होता है कमजोर होने की वजह से भाई हमसे बात नहीं कर रहा, तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगा ताकि वो मैं दोस्त बना के रखे। ऐसे ही हम देखते सभी को ट्रेनिंग करते करते वेडनेसडे हो जाता है। भाई के दोस्त बोल रहे होते हैं क्या आजाद को तो डिनर पर चलोगे क्या? भाई बोल रहा होता है माफ करना पर आजाद को तो घर पे कुछ काम था, इसी वजह से मैं तुम लोग के साथ में नहीं आ सकता। भाई के दोस्त बोल रहे होते हैं कितना कोल्ड हो चुका है, किसी भी चीज के लिए पूछो ये मना ही कर देता है। तभी जाते हुए भाई बोल रहा होता है फिन तुम एक आर्चर हो, कभी भी अपनी स्किल को यूज करते वक्त विंड का ध्यान रखना। अगर तुम विंड की डायरेक्शन को देखते हुए निशाने को शूट करोगे तो तुम्हारी शूटिंग एबिलिटीज बहुत बेहतर बन जाएंगी। खुश होते हुए फिन बोल रहा होता तुम्हारा शुक्रिया, इस चीज के ऊपर ना मैं अच्छे से ध्यान देने वाला हूँ। आगे हमें थर्सडे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं चश्मेश को, जो कि वो चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास में आ रखा होता है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं बच्चे ये तो काफी अच्छी बात है ना कि तुमने अपना चेकअप काफी जल्दी करा लिया। तुम्हारे लंग्स के अंदर एक पैथेटिक ट्यूमर हो रखा था, अब ये ग्रोइंग स्टेज में है तो इसे खत्म करना बहुत ही आसान है, पर इसके बढ़ने के बाद में तुम्हारे बचे चांसेस काफी कम बचते। अब बस तुम्हारी सर्जरी होगी और तुम ठीक हो जाओगे। चश्मेश बोल रहा होता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते में आपके पास बिना अपॉइंटमेंट के लिए आने वाला हूँ। साथ ही चश्मेश सोच रहा होता है कि मुझसे बाई ने कहा था चेकअप कराने के लिए, अगर उसने नहीं कहा होता तो कभी मैं चेकअप नहीं कराता। पर आखिर बाई को कैसे पता चला कि भाई लंग्स में दिक्कत है, इस चीज के बारे में तो खुद मुझे ही पता नहीं था। भाई आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने अलग कैसे बन गए, और आगे फ्यूचर की चीजों के बारे में तुम्हें कैसे पता है? और भी चश्मेश घर जा ही रहा होता है तभी उसे कियानशेंग के बंदे की बात आती है। कियानशेंग के बंदे बोल रहे होते तुम्हें पता है कियानशेंग ने ना फिर से चीटिंग करी है, वो अब ई क्लास के लेवल 4 में पहुंच चुका है, और इस बात की तो गारंटी है ना कि एग्जाम के अंदर वही फर्स्ट आएगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है तो पावरफुल बना कैसे, नॉर्मली किसी को भी इतना फास्ट डेवलप करने के लिए लेजेंड में एंटर करना पड़ता है। तो अभी दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है लगता तुम्हें कियानशेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो पता ही है ना कियानशेंग की फैमिली कितनी पावरफुल है, और उनके पास में पर्सनल काफी सारे डेंजर्स हैं। अपनी फैमिली के लोगों और अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए वो लोग उसमें एंटर करते रहते हैं, तो ऐसे में कियानशेंग के लिए वहाँ पे एंटर करना कौन सी बड़ी बात होगी। मैंने सुना है ना कि लास्ट वीक वो एक बच्चे से मार खाया था, उसी से बदला लेने के लिए ना वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। शायद से ना आज ही वो दिन है जब वो उस बंदे को सबक सिखाने वाला है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे को पता ही था एक जूनियर से मार खाने के बाद में कभी कियानशेंग चुप नहीं बैठेगा, जैसे बंदे ने उसको प्रोवोक किया था ना अब वो तो गया। चश्मे सोच रहा होता है ये फाइट स्कूल में नहीं होने वाली, हमें पता भी नहीं कियानशेंग कैसा अटैक कर दे, अगर बाई उसके हाथ लग गया तब तो वो पक्का से बाई को मार देगा, मुझे कैसे भी करके बाई को बचाना होगा। अगर स्कूल में फाइट होती तो एक बार के लिए कोई ना फाइट को रोक देता, पर इस बार जो ये फाइट है ना स्कूल के बाहर होने वाली है, मुझे पता नहीं है ना कि वो कमीना कियानशेंग बाई पे क्या यूज करेगा। अगर उसे अपने बंदों का यूज किया तो बाई नहीं बच सकता। वैसे एक सेकंड रुको, मैं जाके कर भी क्या लूंगा, मैं तो बहुत ही वीक हूँ, मैं बाई के ऊपर एक बोझी बन सकता और कुछ कर नहीं सकता। पर एक बात ये भी तो है कि बाई मेरा दोस्त है, उसी की वजह से मैं बच पाया हूँ। अगर बाई की हेल्प करने के लिए मेरे को मरना ही पड़ता है तो भी कोई बात नहीं, वैसे अपने बंदे की जान बचाने के लिए एक बंदा अपनी जान दे सकता है। बाई मेरे दोस्त, मैं वेट करना, तुम्हें बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं जरूर करने वाला हूँ। और सच कहूँ तो इस चीज का मेरे कोई रिग्रेट नहीं है। चश्मेश बोल रहा होता है भाई को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे को वापस उठाने होंगे। ये बोलते हुए आर्मी रूम का ताला तोड़ देता है। चश्मेश सोच रहा होता है मैं कुछ भी क्यों ना करना पड़े, स्कूल में कितने ही रोज तोड़ना क्यों ना पड़े, मैं अपने ब्रदर को बचा के रहूंगा। ये बोलते हुए हमारा चश्मेश एक एक्स उठा लेता है। चश्मेश सोच रहा होता है मेरे दोस्त भाई मैं वेट करना, तुझे बचाने के लिए तेरा चश्मेश आ रहा है। तभी पीछे से कोई बोलता है चश्मेश तू यहाँ
पे क्या कर रहा है और आके तो आर्मी रूम में क्यों घुसा हुआ है। पीछे मुड़ते हुए चश्मिश बोल रहा होता है, अच्छा चीन तुम यहाँ पर हो। चीन बोल रही होती है, क्या हुआ, तुम्हें तो परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है क्या। चश्मिश बोल रहा होता है, हाँ मेरे को जाना होगा, भाई की जान खतरे में है, उसे हमारी हेल्प की जरूरत है। चीन बोल रही होती है, क्या भाई खतरे में है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं भाई को जो कि अपने घर जा रहा होता है। भाई बोल रहा होता है, कियांशेंग बाहर आ जा, मुझे पता है कि स्कूल से बाहर निकलते ही तूने मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, फटाफट से बता तेरे को क्या चाहिए, क्योंकि अभी मेरे को घर जाने की ना काफी जल्दी हो रखी है। कियांशेंग बोल रहा होता है, तू मुझसे पूछ रहा है मेरे को क्या चाहिए, तू तो ऐसे बात कर रहा है ना जैसे तेरे को पता ही नहीं कि मैं क्या लेने के लिए आया हूँ। लास्ट वीकेंड सभी लोग के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी, आज मैं यहाँ पर ना अपनी बेइज्जती वाले लेने के लिए आया हूँ। भाई बोल रहा होता है, लास्ट वीकेंड ही तू मुझसे मार खाया था और अब तू यहाँ पे आया मेरे को पीटने के लिए, तेरे पास आखिर कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। तो अभी आगे बढ़ते हुए कियांशेंग बोल रहा होता है कि अब मैं वो नहीं रहा जो कि मैं हुआ करता था। ट्रेनिंग करने के बाद में अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। फिर वो बैक स्टेप का यूज करते हुए भाई के पीछे आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं बिना देखे भाई उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। कियांशेंग सोच रहा होता है इसकी अटैकिंग पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि मैं डेवलप करने के बावजूद भी ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये कमी ऐसा कुछ कर कैसे पा रहा है। भाई बोल रहा होता है, तूने सोच भी कैसे लिया कि बीते कुछ टाइम के अंदर सिर्फ तू ही पावरफुल बना है। मेरी बात को ना हमेशा याद रखना, तुझे किसी की रुकती नहीं है। अगर तू पावरफुल बन रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये सोचा कि बाकी लोग रुके हुए होंगे ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। फिर भाई अपनी स्वॉर्ड को कियांशेंग के सर के पास में डाल देता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि पहली फाइट के दौरान कियांशेंग को काफी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अब जबकि उसने भाई से दोबारा फाइट करी और इस फाइट के अंदर वो पूरी तैयारी करके भी आया था, तब भाई से हारते ही ना उसे चीज समझ में आ चुकी है कि अपनी इस लाइफ के अंदर चाहे वो कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले, कितनी चप्पलें क्यों ना घिस ले, भाई एक ऐसी लिमिट है जिसे वो कभी सरपास नहीं कर सकता, और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में ही उसकी भलाई है। कियांशेंग बोल रहा होता है, तूने भी लेवल अप किया है, और आखिर तूने लेवल अप किया कैसे और तू इतना पावरफुल कैसे बन गया। मैंने भी स्कूल के बाद में एक्स्ट्रा मेहनत करी है, डेंजर्स में जा जाके दिन रात प्रैक्टिस करी है, उसके बावजूद भी मैं लेवल 4 पे पहुंच पाया, पर तेरे पास तो वो सब कुछ था ही नहीं जो कि मेरे पास था। उसके बाद में तो मुझसे फास्ट डेवलप कर पाया, आखिर तू है कौन और ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। हंसते हुए भाई बोल रहा होता है कि पावरफुल बनने के लिए तूने मेहनत तो बहुत करी होगी, पर क्या कभी पावरफुल बनने के लिए तूने अपनी जान दी है क्या, या कभी तूने अपनी मौत को करीब से देखा है क्या। कियांशेंग बोल रहा होता है, ठीक है मैं हार चुका हूँ, तुझे हमें बनने की कोई जरूरत नहीं, अगर तू मेरे को मारना चाहता है तो तू मेरे को मार सकता है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, पर याद रखना मैं मरना कबूल कर लूंगा, लेकिन डिसरिस्पेक्ट ना मेरे को बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। भाई बोल रहा होता है, मैं तेरे को मार देता, पर मेरे अंदर तुझे लेकर इतनी नफरत है ही नहीं कि मैं तेरे को जान से मार दूं। स्कूल से बाहर निकलते ही तूने मैं पीछा करना चालू कर दिया था, लेकिन तब से तो मैं पीछा ही कर रहा है। तूने एक बार के लिए भी ना मेरे पर स्नीक अटैक नहीं किया, या फिर तूने अपनी फैमिली या फिर दोस्तों की पावर को भी यूज नहीं किया। तू मेरे पीछे अकेले आया और एक फेयर फाइट करी, और मुझे पता है कि तेरे इंटेंशंस बिल्कुल भी खराब नहीं थे। तू बस यहाँ पे ये चेक करने के लिए आया था ना कि मेरे मुकाबले अब तू कितना पावरफुल बन चुका है। इस छोटे से रीजन की वजह से मैं तेरे को नहीं मारने वाला। कियांशेंग बोल रहा होता है, तो फिर तू करना क्या चाहता है, देख भाई, या फिर तू मुझे आज मार दे, या फिर उस दिन का वेट कर जब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगा और तेरे को मारने के लिए आऊंगा। देख मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था मेरे को मरना पसंद है पर बेइज्जती नहीं, अभी तो जैसे बिहेव कर रहा है ना मुझे बेइज्जती फील हो रही है। भाई बोल रहा होता है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ, मैंने कहा था कि मैं तेरे से नफरत नहीं करता, पर तेरी बातों को सुनने के बाद में मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि थोड़ी बहुत नफरत तो करता ही हूँ। वही हम देते हैं ये सब कुछ चश्मिश और जीन देख रहे होते हैं। चश्मिश बोल रहा होता है, देख के लग रही है ना कि भाई को हमारी हेल्प चाहिए रहेगी, उसने तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस से कियांशेंग को हरा दिया और अभी वो कियांशेंग के ऊपर बैठा हुआ भी है। भाई बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं तेरा वेट कर रहा था, असल में मेरे को तेरे से एक डील करनी थी, अगर तू मुझे डील कर लेता है तो मैं तेरे को बता दूंगा कि आखिर मैं इतना जल्दी ना पावरफुल कैसे बन पा रहा हूँ, लेकिन ये बताने के बदले में मैं एक बहुत बड़ी कॉस्ट लूंगा और तुझे वो कॉस्ट ना देनी ही होगी। आगे हमें 29 में फ्राइडे का सीन दिखाया जाता है। आज ही के दिन सारे बच्चों का असेसमेंट डे होता है। टीचर बोल रहे होते हैं कि पिछले एक हफ्ते से आप सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और एक हफ्ते की मेहनत के बाद में अब आप लोग एग्जाम दोगे। इससे पहले कि आप सभी लोग असेसमेंट में जाओ, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से ना कुछ कहना चाहूंगा। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों को कॉमर्स एडमिशन में भेजा रहा है, पर रियलिटी तो यह है ना कि असल में आप लोग एक डेंजर में एंटर करने वाले हो। हालांकि इन साइक्स डेंजर्स को ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही खतरनाक होंगी। इन डेंजर्स के अंदर बहुत ही पावरफुल बीस्ट होंगे, कुछ ऐसे बीस्ट जिन्हें फाइट करने में आपको बहुत दिक्कतें आए। ध्यान रखना, एक मॉन्स्टर से फाइट तभी करना जब तुम्हें पूरी गारंटी हो कि तुम जीत सकते हो। अगर तुम लोग को लगे कि तुम फाइट नहीं कर सकते तो पीछे हट जाना।
तुम सारे बच्चों की सेफ्टी का श्योर करने के लिए हमने कुछ सीनियर्स को ही बुलाया है। ये सभी के सभी वो सीनियर्स हैं जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे। नॉर्मली तुम्हारी फाइट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर अगर इन लोगों को लगा कि तुम किसी बहुत ही बड़े खतरे में हो तो ये बीच में आ सकते हैं। और ध्यान रखना, अगर तुमने किसी बहुत ही बड़े खतरे को पिक कर लिया तो हो सकता है कि तुम्हारे कॉम्बैट सिमुलेशन को ये एंड कर दें। हम लोगों ने सोचा है ना कि हम लोग 4-5 बच्चों की टीम बनाएंगे, जिनमें से 3 या 4 नॉर्मल बच्चे होंगे और उनके साथ में एक सीनियर होगा। तुम लोग के पास में ऑप्शन है कि तुम्हें F क्लास के डेंजन में जाना है या फिर E क्लास के। ध्यान रखना, F क्लास में दिक्कतें कम आएगी, लेकिन जो E क्लास है वो बहुत डेंजरस होगा। अगर तुम लोग के पास में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं हुई तो फादर तुम्हारे ऊपर काफी दिक्कतें आ सकती है और हो सकता है कि पावरफुल डेंजन चुनने की वजह से तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाए। अगर तुम्हें यहाँ पे एकेडमिक लॉस होगा तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। चलो, मैं तुम सभी लोगों से पूछने वाला हूँ कि कौन सा बच्चा कौन सा डेंजन में एंटर करेगा। अपने हाथ खड़े करके बताना किसको किस में एंटर करना है। यहाँ पर ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनको की E क्लास के डेंजन में एंटर करना है। हम देखते हैं सारे बच्चों में चीन, कियांश है और बहुत ही कम बच्चे यहाँ उठाते हैं। चश्मिश बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा ये लोग पावर को लेकर ना बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ये जानने के बावजूद भी कि E क्लास की डेंजन कितनी खतरनाक होती है उसके अंदर एंटर करने के लिए ये लोग पूरी तरीके से तैयार है। दूसरा दोस्त बोल रहा होता है कि मेरे पास ना एक ग्रीन क्वालिटी का प्रोफेशन है, अगर मेरे पास एक अच्छा प्रोफेशन होता तो मैं ही पक्का से इन्हीं से जाता। टीचर बोल रहे होते हैं ठीक है, फिर हमारे पास में टोटल 180 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 8 बच्चे E क्लास की डेंजन में जा रहे हैं। चीन सोच रही होती ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा था कि वाई E क्लास की डेंजन में आएगा, पर उसने यहाँ पे आने के लिए हाथ ही खड़ा नहीं किया। टीचर बोल रहे होते हैं कि अब जबकि बाकी सभी ने हाथ खड़ा नहीं किया है तो इसका मतलब बाकी सभी लोग F क्लास की डेंजन में जाएंगे। तभी हाथ खड़ा करते हुए भाई बोल रहा होता है टीचर 1 सेकंड रुकिए, आपने जो ऑप्शन दिए थे ना मुझे उनमें से कहीं भी नहीं जाना, मुझे हमारी स्कूल की D रैंक की डेंजन में जाना है। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या, आखिर अभी भाई ने क्या कहा, उसे एक D रैंक की डेंजन में जाना है। टीचर ही बोल रहे होते हैं बच्चे क्या तुम मजाक कर रहे हो, अभी तुम्हें अवेकन किए हुए दिन ही कितने हुए हैं और तुम यहाँ पर एक D रैंक की डेंजन को चैलेंज करने की बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि कितनी बड़ी बात है। तभी डायरेक्टर बोलते हैं कि D रैंक की डेंजन बहुत डेंजरस होती है, सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल के बच्चे उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, मिडिल स्कूल के बच्चों को एंटर करने की परमिशन नहीं है। भाई बोल रहा होता है डायरेक्टर हमारे स्कूल की रूल बुक के अंदर ये कहीं भी लिखा हुआ कि एक मिडिल स्कूलर D रैंक की डेंजन में एंटर नहीं कर सकता। कॉम्बैट सिमुलेशन के अंदर हमारे पास में पूरा हक है कि हम लोग चुन सके कि हम लोग को कहाँ पे जाना है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, हमारे स्कूल का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, उसे डिवाइन गिल्ड के लिए टैलेंटेड बच्चे ढूंढने हैं और अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए एक बच्चा ना कुछ भी कर सकता है। अगर आप मेरे को जाने से रोकोगे तो इसका मतलब ये है कि मैं टैलेंट को प्रूव करने से आप मेरे को रोक रहे हो। तो बताइए डायरेक्टर क्या फिर मिलना चाहोगे। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं ठीक है तुम एंटर कर सकते हो, लेकिन आखिर तुम्हारी टीम कहाँ पर है। भाई बोल रहा होता है कि टीम की जरूरत किसको है, मैं अकेले एंटर करूंगा। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं बच्चे तो अभी थोड़ी देर पहले ना रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो स्कूल का एक रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ, चाहे एक डेंजन किसी भी लेवल की क्यों ना हो, अकेले कोई भी बच्चा डेंजन में एंटर नहीं कर सकता। हमारे स्कूल का ना ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, तो इसी वजह से टीम ना होने की वजह से तुम एंटर नहीं कर सकते। तभी हाथ खड़ा करते हुए चीन बोल रही होती है मैं D रैंक के डेंजन में जाऊंगी। शॉक होते हुए डायरेक्टर बोलते हैं क्या चीन बेटा तुम पागल तो नहीं हो गई ना, अगर तुम्हें चोट लग गई तो मैं तुम्हारे डैड को क्या बोलूंगा। चीन बोल रही होती है डायरेक्टर D रैंक की डेंजन के अंदर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होंगे और उनको मारने पे हमें अच्छे स्कोर मिलेंगे, अच्छे स्कोर पाने के लिए मैं तो कर ही सकती हूँ। तभी चीन को देखते हुए भाई बोलता है नहीं मैं अकेले जाऊंगा, मैं किसी को भी ना साथ में लेके नहीं जाने वाला। चिढ़ते हुए चीन बोल रही होती है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आगे आई थी और तुमने सबके सामने मुझे फिर से मना कर दिया। तभी टीचर बोल रहे होते हैं भाई मैं तुम्हारी काफी सुन ली, तुम्हें D रैंक में एंटर करना है तुम कर सकते हो पर अकेले नहीं, चीन भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। चिढ़ते हुए डायरेक्टर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अगर अपनी मर्जी करनी है तो करो, तुम लोग तो बहुत ही बड़े हो गए हो, तुम लोग को समझाने वाला आखिर मैं कौन होता हूँ। तुम लोग को एक हफ्ता नहीं हुआ वेकन किए हुए और तुम अपनी मर्जी चलाने लगे, पता नहीं बड़े हो गया तुम लोग क्या करोगे। टीचर बोल रहे होते हैं D रैंक के डेंजन के लिए सिर्फ 2 बच्चे, सच कहो तुम लोग के लिए अकेले एंटर करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और एक D रैंक के डेंजन के अंदर शायद ही कोई सीनियर तो सब एंटर करेगा, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना बोलो D रैंक की डेंजन बहुत ही खतरनाक होती है। तभी एक बंदा हाथ खड़ा करते हुए बोलता है टीचर मैं जाऊंगा, ये हमारे नेशन के नन्हे मुन्ने फ्लावर्स है तो इनके सीनियर के तौर पे मैं भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन
टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। टीचर बोल रहे होते हैं जिलिंग तुम जा रहे हो हेल्प करने के लिए, अगर तुम इन बच्चों के साथ हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शौक होते हुए चीन बोल रही होती है क्या जो सीनियर जिलिंग है वो हमारी हेल्प करने आएंगे। तुम्हें पता है भाई ये एक बहुत ही कमाल के सीनियर है, ये इतने कमाल के है ना कि इन्होंने हमारे स्कूल की अल्टीमेट टीम को ज्वाइन कर ही लिया था। भाई सोच रहा होता है स्कूल की अल्टीमेट टीम इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बंदे हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं, पर ये बंदा जिलिंग इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। वही जिलिंग सोच रहा होता है कि ये लड़का ना बहुत ही एरोगेंट है, इसको लग रहा है कि इसके पास में ना कोई बहुत ही कमाल की पावर आ चुकी है, इसी वजह को सभी के सामने शो ऑफ करना है। पर मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि डेंजर में एंटर करने के बाद में या फिर चड्डी गिली कर देगा। इस बच्चे को ना आज पता चलेगा क्या कि ये वर्ल्ड कितना खतरनाक है। टीचर बोल रहे होते हैं ठीक है फिर हमारे कॉमेट एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट होते हैं, याद रखना तुम अंदर जो भी कुछ करोगे वो लाइव स्ट्रीम होगा, हमारे स्कूल के कैमरास तुम्हें रेगुलरली फॉलो करेंगे और तुम्हारे पूरे के पूरे टेस्ट को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर तुम लोग अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, इसी वजह से बच्चों अपना बेस्ट परफॉर्म करना। देखते हैं ना कि इस साल का हाईएस्ट स्कोर आखिर तुम्हें से किसको मिलता है। भाई सोच रहा होता है कि जो हमारी मिडिल स्कूल है वो बहुत सारे डेंजन्स के ऊपर बनी हुई है, यहाँ के ज्यादातर डेंजन्स लो लेवल के डेंजन्स है, इसी वजह से हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के बच्चे यहीं पे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। ऊपर से यहाँ पे ज्यादातर मॉन्स्टर्स की पावर को सील कर दिया गया है ताकि बच्चों को उनकी वजह से कोई दिक्कत ना आए। ज्यादातर मॉन्स्टर एफ रैंक और ई रैंक के बीच में ही है और बहुत ही कम ऐसे मॉन्स्टर है जो कि डी रैंक तक पहुँचते हैं। मैंने डी रैंक के डेंजन को इसी वजह से चुना क्योंकि बाकी डेंजन में एंटर करने का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ के मॉन्स्टर्स ना ऑलरेडी काफी वीक है, उनसे फाइट करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। वैसे मुझे पूरी फाइट के अंदर कुछ तो खास ख्याल रखना होगा, इस पूरी की पूरी फाइट का लाइव स्ट्रीम जाएगा, इसी वजह से मुझे फाइट करते वक्त अपनी पावर को छुपा के रखना है। मेरे ट्रम्प कार्ड्स के बारे में और मेरी रियल पावर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर जो हमारा भाई होता है वो डी रैंक के डेंजन में एंटर कर जाता है। जेलिंग बोल रहा होता है जूनियर्स तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा सीनियर यहाँ पे खड़ा है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे भी तुम्हें पता है डेंजन के अंदर ना मैं पहले ही बहुत बड़ा रखा हूँ, आंखें बंद करके भी ना मैं आगे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। चीन बोल रही होती है कि अगर आप तुम्हें पहले आ रखे हो तो आपको पक्का से पता होगा क्या क्या के मॉन्स्टर कितने पावरफुल है। जिलिंग बोल रहा होता है हाँ मुझे अच्छे से पता है, ज्यादातर यहाँ पे लेवल 5 से लेवल 15 तक के मॉन्स्टर है, पर ज्यादातर डी रैंक के मॉन्स्टर्स को ना हाई स्कूलर से मार दिया है, तो इसलिए तुम लोग के सामने सिर्फ ई रैंक के मॉन्स्टर्स ही आएंगे। वैसे हाँ ई रैंक के मॉन्स्टर्स को भी ना अंडर एस्टिमेट मत करना, अगर वो लेवल 9 या लेवल 10 के हुए तो तुम्हारी दिक्कतें खड़ी कर सकती है। तुम लोगों ने ना अभी जस्ट ही अवेकन किया है तो बिल्कुल अपनी पावर को लेके ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। तभी जो हमारा भाई होता है वो जिलिंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। चिल्लाते हुए जिलिंग बोल रहा होता है लड़के मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी तुम आगे दौड़ के जा रहे हो, अगर मॉन्स्टर सामने आ गया ना तो दौड़ते हुए मेरे पास ही आओगे। तभी भाई बोलता है कि तुम बहुत शोर कर रहे हो, देख सीनियर तुझे यहाँ पे भेजा गया है चुपचाप खड़ा रहने के लिए, तो इसीलिए अपना मुंह बंद करके खड़ा रहे, गलती से भी फाइट के बीच में इंटरफेयर मत करना वरना तेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। चिढ़ते हुए जिलिंग बोल रहा होता है क्या इसने अभी क्या कहा, को इग्नोर करते हुए हमारा भाई आगे बढ़ गया होता है। चिढ़ते हुए जिलिंग बोल रहा होता है लड़के आगे तो आगे कहाँ जा रहा है, अगर तेरे सामने मॉन्स्टर आ गया ना तो भागते हुए मेरे पास ही आएगा। तभी चिढ़ते हुए भाई बोल रहा होता है देख सीनियर तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, मैं तुझे यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ मेरे को तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से अपना मुंह बंद रख और साइड में खड़ा रहे, यहाँ पर ना वो काम कर जो करने के तेरे को भेजा गया है। भाई की बात सुनते हुए जिलिंग काफी गुस्सा हो गया होता है पर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं बाहर हम देखते हैं सभी लोग जो ये सब कुछ देख रहे होते हैं, बच्चे बोल रहे होते हैं इस साल की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई, सच में देखने में ना बहुत ही मजा आने वाला है। सीन चेंज होता है, हमें अल्टीमेट कैंपस का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं वाइस कैप्टन को जो कि बोल रहा होता है कैप्टन इस साल की जो स्ट्रीम थी ना वो स्टार्ट हो चुकी है, सच में इसे देखने में ना बहुत ही मजा आएगा। आपको पता सबसे कमाल की बात क्या है, एक बच्चे ने डी रैंक की डेंजन को चुना है। कैप्टन बोल रही होती है अच्छा डी रैंक की डेंजन, आखिर वो बच्चा है किस क्लास पे। वाइस कैप्टन बोल रहा होता है कि अगर आप सुनोगी ना तो आपको पक्का से बहुत ही हंसी आएगी। जिस बच्चे ने डी रैंक की डेंजन को चुना है उसके पास में सबसे घटिया ग्रीन रैंक का प्रोफेशन है। मैं तो ये पूरी की पूरी स्ट्रीम भी ना उसी की वजह से देख रहा हूँ, मेरे को जानना है ना कि उसका कॉन्फिडेंस उसे मिल कहाँ से रहा है। तभी सीन चेंज होता है, हमें एफ रैंक का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं भाई के दोस्त
चश्मिश को, जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। सीनियर बोल रही होती है कि तुम तो एक चंटर हो, तुम्हें तो यहाँ पर आगे बढ़ के फाइट भी नहीं करनी, तुम सिर्फ पीछे खड़े रहोगे। उसके बावजूद भी तुम्हें डरे हुए क्यों हो? सच को तुम्हारे चलाने की वजह से ना बाकी लोग नर्वस फील कर रहे होंगे। चश्मिश बोल रहा होता है, मैं सुना था कि एफ रैंक की डंजन बहुत ही आसान होती है, और आखिर यहाँ के भी मॉन्स्टर्स इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? आगे हमें ई क्लास की डंजन सीन दिखाया जाता है। हम देखते स्टेशन में जितने बच्चे गए होते हैं वो सारे के सारे काफी तक घायल हो गए होते हैं। चिढ़ते हुए कियान शेंग बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग इतना सा काम भी नहीं कर सकते, तो आखिर तुम लोग मेरे साथ में यहाँ पर आए ही क्यों? और मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि अकेले काम कैसे करते हैं। ये बोलते हुए कियान शेंग मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है। कियान शेंग बोल रहा होता है, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उस कमीने बाई को मैं सरपा जरूर करूंगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारे बाई को जो कि डी क्लास के डंजन के अंदर भी मॉन्स्टर्स को इजीली मार रहा होता है। बाई बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा यहाँ के मॉन्स्टर्स को मारने से ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं। चीन बोल रही होती है, बाई आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हो? तुम तो यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को ना ऐसे मार रहे हो जैसे कि कुछ भी ना हो। बाई बोल रहा होते हैं, सारे के सारे मॉन्स्टर सील मॉन्स्टर्स है, और ये सभी ना सिर्फ अपनी आधी पावर्स को यूज कर पा रहे हैं, इसी वजह से इनसे फाइट करना इतना ही मुश्किल नहीं है। चीन बोल रही होती है, हाँ मैं मानती हूँ कि सभी अपनी हाफ स्ट्रेंथ को यूज कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में मार पा रहे हो। मुझे पता भी नहीं चला, तुम मुझसे काफी आगे निकल गए। भाई बोल रहा होता है, खुद को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, अपने ऊपर फोकस करो, तुम भी काफी आगे बढ़ोगी। चीन बोल रही होती, हमेशा बात करते वक्त तुम इतना कूलली बात क्यों करते हो? वैसे एक बात तो है, तुम पे ये सूट भी करता है। चिढ़ते हुए जिलिंग सोच रहा होता है कि आखिर लड़का खुद को समझ क्या रहा है। मैं यहाँ पर इन लोग के साथ में आया था पूरी फेम खाने के लिए, लेकिन इस लड़के की वजह से कोई भी पे ध्यान भी नहीं दे रहा। जिलिंग बोल रहा होता है कि ये एक डी क्लास की डंजन है, यहाँ पे तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस काफी भारी पड़ सकता है, इसी वजह से कुछ भी करने से पहले केयरफुल रहना। देख लड़के, मैं ये बात तो मानता हूँ कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही कमाल की है, लेकिन ये बात भी सच है कि एक डंजन के तुम पहली बार आए हो, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना वो तुम्हें पीछे खींचेगा। आगे डंजन के अंदर बहुत सारे खतरे आने वाले हैं, इसी वजह से मेरी एडवाइस ले लो, ये तुम्हारे काफी तक काम आएगी। तभी उसको इग्नोर करते हुए भाई बोल रहा होता है, चीन तुम राइट के मॉन्स्टर्स को मारो, बाकी दोनों तरफ के मॉन्स्टर्स को ना मैं संभाल लूंगा। ये बोलते हुए भाई वहाँ से निकल जाता है। चिढ़ते हुए जिलिंग बोल रहा होता है, फिर से इसे मुझे फिर से इग्नोर कर दिया। ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम में सब लोग देख रहे होंगे, आखिर इस कमीने की वजह से मेरी क्या इज्जत रह गई। भाई बोल रहा होता है कि राइट में जो मॉन्स्टर्स हैं वो काफी लो लेवल की है, इसी वजह तुम ना उनसे इजीली फाइट कर पाओगी। चीन बोल रही होती है, क्या उन्हें अकेले मारो? भाई बोल रहा होता है, कॉम्बैट सिमुलेशन एक इंडिविजुअल टेस्ट है, अगर यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को मैं ही मारूंगा और तुम कुछ भी नहीं करोगी तो इसे तुम्हारा स्कोर काफी तक खराब हो सकता है, इसी वजह से अच्छे स्कोर के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। चीन बोल रही होती है, ठीक है मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलते हुए दोनों ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चिढ़ते हुए जिलिंग सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं ना वो काफी प्रोफेशनली कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ये लोग सारे काम ऐसे ही करते रहेंगे तो पक्का से इन लोगों को मेरी ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इनके लिए चीजें मुश्किल नहीं है ना तो मैं मुश्किल कर दूंगा। वही स्ट्रीम को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये बच्चे ना कमाल कर रहे हैं, एक बार बाइक को तो देखो, वो ई क्लास के मॉन्स्टर्स को कितना इजीली मार रहा है, वो ये सारे काम इतने प्रोफेशनली कर रहा है ना कि देख के लगेगा कि उसका पहली बार है। आखिर जो ये बच्चा है वो किस लेवल पर है? दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैंने इसकी रिपोर्ट पढ़ी थी, शायद से ये ई क्लास का लेवल 1 पर है, पर फिलहाल इसके एग्जैक्ट लेवल के बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। इसके स्ट्रेंथ को देखते हुए ना मैं कह सकता हूँ कि E3 या फिर E4 लेवल पर होगा। और देखो ना जो बाई की ऑब्जर्वेशन है वो भी कितनी कमाल की है, उसने खुद के लेफ्ट को चुना क्योंकि वहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो पावरफुल है और उसके टाइप के हैं, वही राइट में उसे चीन को भेज दिया। वो यहाँ पर सिर्फ फाइट ही नहीं कर रहा, चीजों का एब्जॉर्ब भी कर रहा है, वो यहाँ पर ये भी समझ रहा है ना कि किसका एलिमेंट किसके खिलाफ काम करेगा। इस वर्ल्ड के अंदर हंटर तो काफी सारे लोग बनते हैं, पर इतने स्मार्ट हंटर्स बहुत ही कम होते हैं। इतने कम एज में इस बच्चे के पास में इतनी कमाल की अवेयरनेस है, अगर ये बड़ा होगा तो कितना कमाल का बनेगा। वही जो टीचर होते हैं उन्हें भाई की बातें याद आ रही होती है, टीचर बोल रहे होते हैं, बच्चे तुमने कमाल कर दिया, और मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम उसे फेक नहीं रहे थे, तुम सच में अपने ऊपर ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, मेरे को देखना है कि तुम आगे क्या करते हो। वही हमारा भाई सोच रहा होता है कि मैंने पहले नोटिस कर लिया था, राइट वाली केव के अंदर से एक्स्ट्रा एलिमेंट के बीच निकल रहे हैं, वो काफी ज्यादा लो लेवल के भी हैं और उनकी कमजोरी फुरा एलिमेंट जो कि हमारी चीन के पास है, इसी वजह से चीन को उनसे फाइट करने में ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी एक स्पाइडर मॉन्स्टर चीन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चीन उसे अपने भेलों में बांधते हुए उसे पॉइजन दे देती है।
उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चीन को वो 30 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। खुश होते हुए चीन बोल रही होती है मैंने फिर से एक मॉन्स्टर को मार दिया। बाई सोच रहा होता है कि लगभग हर एक मेज के पास में उसके प्रोफेशन के हिसाब से एक नई स्किल होती है, एक ऐसी स्किल जो कि सिर्फ उसके पास ही रहती है। और चीन की स्किल का नाम है पॉइजन वॉल। वो अपने बेलों में पौधे डालते हुए मॉन्स्टर्स पर अटैक करती है और ये अटैक मॉन्स्टर के खिलाफ ना बहुत कारगर भी साबित होता है। देखा तो डंजन के अंदर ना से पहली बार आई है और उसके बावजूद भी इतने सारे पावरफुल मॉन्स्टर से ये काफी कामली फाइट कर रही है। ये बात तो कहनी पड़ेगी इस लड़की के पास बहुत ही कमाल का टैलेंट है। पक्का से इस वर्ल्ड के अंदर ना ये काफी आगे जाएगी। तो अभी अपने आगे वाली स्किल को देखते हुए भाई बोल रहा होता है कि पक्का से इस केव के अंदर सारे डी क्लास के मॉन्स्टर होंगे, इसी वजह से इस केव को ना ऐसे सील कर दिया गया है। चीन के यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने की वजह से अब सभी का ध्यान सिर्फ मेरे पे नहीं रहेगा और इसी वजह से मैं फाइट करने के बावजूद भी अपनी एबिलिटीज को छुपा पाऊंगा। किसी को भी शक नहीं होगा ना कि मेरे पास में कोई खतरनाक स्किल्स है। वैसे आकर जो डी क्लास के मॉन्स्टर्स है मैं उनसे फाइट कैसे करूँ? मैं जहाँ भी जाऊंगा ये कैमरा मेरे को फॉलो करेगा और अगर बाहर के वर्ल्ड के लोगों ने देख लिया कि डी क्लास के मॉन्स्टर्स को भी मैं काफी इजीली मार पा रहा हूँ तो पक्का से उन्हें मेरे ऊपर ना बहुत शक हो जाएगा। अगला स्टेप लेने से पहले मेरे को प्लान बनाने पड़ेंगे। जिलिंग सोच रहा होता है ये दोनों के दोनों ही सच में काफी ज्यादा कैपेबल है। मुझे यहाँ पर इग्नोर करते हुए ये लोग ऐसे आगे बढ़ गए जैसे कि मैं तो इनके एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब इनको ये चीजें करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है तो इनके सीने के तौर पे इनके एक्साइटमेंट को तो और बढ़ा देता हूँ। ये बोलते हुए जिलिंग एक अटैक प्रिपेयर कर लेता है। जिलिंग बोल रहा होता है देखते हैं मेरे एरो फ्लाइट को कैसे संभालती है। तो अभी जो वो एरो फ्लाइट होता है वो चीन के पास से होते हुए केव में एंटर कर जाता है। जिलिंग बोल रहा होता है मैं तो तुम्हें बफ देने का ट्राई कर रहा था, आखिर मेरे इस बफ को तुम्हें डॉच कर दिया। तो अभी हम देखते हैं उस केव के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और हम देखते हैं ये मॉन्स्टर होता है लेवल 11 का डबल हेड लायन। पीछे मुड़ते हुए भाई सोच रहा होता है कि आखिर खतरनाक पावर ये कहाँ से आ रही है। वही हम देखते हैं चीन की बेले लेना कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही होती। चीन सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, मेरी बेटे यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तभी जो वो लायन मॉन्स्टर होता है वो हमारे चीन के काफी करीब पहुँच जाता है। घबराते हुए चीन सोच रही होती है मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर अब खत्म होने वाली हूँ। वही जिलिंग सोच रहा होता है फाइनली मेरा मौका आ ही गया, अब सभी के सामने मैं स्टार बनूंगा। लेकिन तभी जो हमारा भाई होता है वो फ्लैश टैप का यूज करते हुए बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर के ऊपर कट लगाते हुए उसे पीछे कर देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर का दूसरा सर चीन की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से फिर से फ्लैश टैप का यूज करते हुए दूसरे सर पे भी अटैक कर देता है। वही सोच रहा होता है कि यहाँ के जितने मॉन्स्टर्स हैं वो सभी की सभी सील्ड है। उसके बावजूद ये मॉन्स्टर इतना फास्ट कैसे हो सकता है, इस मॉन्स्टर के साथ में कुछ तो गड़बड़ है। वही जिलिंग सोच रहा होता है कि इस केव के बारे में ना मैं हर चीज जानता हूँ। यहाँ पे जितने भी डी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे सील्ड है, इसी वजह से फाइट कराना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इन सारे मॉन्स्टर्स में ये लायन बिल्कुल अलग है। हम कह सकते हैं ना कि सारे मॉन्स्टर्स में इससे पावरफुल था और इसकी वजह सीलिंग थी वो इसे काम भी नहीं करती। इन बच्चों को लग रहा था कि ये बहुत ही कमाल की है। अब इन्हें पता चलेगा कि रियल खतरा कहते किस चीज को है। इस डी क्लास के मॉन्स्टर के सामने ना चाहे चप्पल ही क्यों ना घिसले ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और कमाल की बात तो है ना कि मेरा बफ डायरेक्ट इसको लगा है, इसी वजह से पहले के मुकाबले भी ना काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जिसका प्रोफेशनल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे में ये दो बच्चे आई क्या ही कर लेंगे। भाई सोच रहा होता है सच में ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, अगर मैं अपनी पोजीशन का यूज कर लूं तो इसे मार सकता हूँ, लेकिन इस चक्कर में मुझे अरे पूरी बार दिखानी पड़ेगी। भाई बोल रहा होता है चीन पीछे हट जाओ, इसे कैसे डील करना है मैं सोच लिया है। वही चीन सोच रही होती है मैं कितनी भी डरपोक हूँ, मेरे सामने खतरा आया और मैं घबरा गई, अगर मैं ऐसे ही रहूंगी तो हंटर कैसे बनूंगी। तभी जो वो मॉन्स्टर होता है वो फिर से भाई पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपने पॉइजन वॉल का यूज करते हुए चीन उसे बीच में ही रोक देती है। चीन बोल रही होती है अगर इतना काफी नहीं है तो मैं और बेलों का यूज करूंगी। ये बोलते वो और बेलों के साथ में मॉन्स्टर को जकड़ देती है। शॉक होते हुए भाई भी सोच रहा होता है कि इसे क्या हो गया, अभी 2 सेकंड पहले ये डर रही थी और अब इसने इस मॉन्स्टर को अकेले ही संभाल लिया। चीन बोल रही होती है भाई मेरे को तुम्हारी हेल्प करनी है, मेरे को तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना, मेरे साथ में खड़ा रहना है। अगर ये डी क्लास का मॉन्स्टर भी तो भी क्या हुआ, हम साथ मिलकर फाइट करेंगे, अगर हारेंगे तो भी साथ में और जीतेंगे तो भी साथ में। जिलिंग सोच रहा होता है आखिर ये कैसे बच्चे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की को ये मॉन्स्टर खाने वाला था, ये इतनी डरी हुई थी कि अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रही थी और अभी यहाँ पर बोल रही है कि इसे फाइट करेगी।
इन बच्चों के साथ में सीरियसली कोई प्रॉब्लम है? भाई बोल रहा होता है तुम्हारी ये नई हिम्मत मुझे बहुत ही पसंद आई। ठीक है तो साथ में फाइट करने में तो और भी काफी ज्यादा मजा आएगा। जीलिंग बोल रही होती है मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी आज के दिन के लिए, अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं डरपोक साबित हो गई तो आगे भी मेहनत करने का क्या ही फायदा। इसी वजह से यहाँ पर मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगी, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तो मैं डरने की जरूरत नहीं है, मुझे ये तो पता है ना कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे। भाई बोल रहा होता है कि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा मैजिक को यूज कर रही हो, इसे अभी और यूज मत करना, आगे का काम ना थोड़ी के लिए मैं संभालता हूँ। भाई सोच रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर चीन हमेशा से ही एक जीनियस थी, एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही चार्मिंग है और सभी के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव भी करती है। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात कही जाए तो चीन का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी काफी ज्यादा कमाल का था। नॉर्मली ऐसे बैकग्राउंड वाले बंदे बहुत ही खराब होते हैं जैसे कि कियांश है, लेकिन पावरफुल फैमिली होने के बावजूद भी ये सभी के साथ में काफी ज्यादा काइंड थी। हमारे जूनियर हाई के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो किसे पसंद ना करता हो, सभी को लगा था ना कि फ्यूचर में ये कुछ बहुत ही कमाल करेगी, लेकिन जूनियर हाई के बाद में ना मैंने इसके बारे में कोई न्यूज नहीं सुनी थी। 100 वर्ल्ड के अंदर इसने कुछ ही बड़ा नहीं किया, हो सकता है ना कि जूनियर हाई के बाद में इसने एक ऑर्डिनरी लाइफ जी हो। वैसे फिलहाल के लिए नहीं मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प साबित हो रही है, इसकी वजह से किसी को भी मेरे पास करना पता नहीं चलेगा और कह सकते हैं ना कि इस लड़की के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। विलिंग सोच रहा होता है इन लोगों को क्या लग रहा है ये लोग जीत गए, एक एक करके जो ये बेलें हैं वो टूटती जा रही है और इसके पूरे टूटने के बाद में ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जितनी खुशी मनानी है कुछ सेकंड और मना लो, उसके बाद गिड़गिड़ाते हुए ना तुम लोग मेरे पास ही आओगे। तुम दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही समझदार होगे, लेकिन डी क्लास के मास्टर के सामने तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ नहीं कर सकती। जब तुम लोग मेरे सामने मदद की भीख मांग रहे होगे तब मैं आगे बढ़ते हुए तुम लोग की हेल्प करूंगा, इस मॉन्स्टर को खत्म करूंगा और सभी लोग के सामने एक हीरो बन जाऊंगा। ये बोलते हुए मॉन्स्टर के दिए हुए बफ को और इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो बेलो काफी से तोड़ लेता है। भाई बोल रहा होता है मैं इस मॉन्स्टर को ना और पीछे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ तो मेरी स्पीड काफी तेज होगी। तुम्हें पता चल गया होगा ना कि तुम्हें तुम्हारा काम कब करना है। चीन बोल रही होती है हाँ मैं समझ गई। तभी जो हमारा भाई होता है वो उस लाइन को और पीछे ले लेता है। भाई सोच रहा होता है मेरे को पता ही था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके ऊपर अटैक किया था, इसी वजह से मेरे ऊपर तो खास तौर पे काफी ज्यादा गुस्सा है। जब चेस करने की बारी आई तो ये मुझे चेस करेगा। फिर जो हमारा भाई होता है वो भागते भागते रिवर में कूद जाता है और जो मॉन्स्टर होता है वही बाई के पीछे पीछे रिवर में आ जाता है। चिल्लाते हुए भाई बोल रहा होता है चीन अभी अपना कमाल दिखाओ। तभी चीन होती है वो अपने बेलों के साथ में उस लाइन को पकड़ लेती है। चीन बोल रही होती है हमारी टीम ना कोई कमजोर टीम नहीं है जो कि हार जाए। ये बोलते हुए बहुत सारी बेलों से एक साथ में अटैक करती है। वही जो हमारा भाई होता है वो भी रिवर से बाहर आ गया होता है। भाई बोल रहा होता है कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले फ्री नहीं हो सकता। इसे खत्म करने के साथ ही पूरे टेस्ट का सबसे हाई स्कोर हम लोग को मिलेगा। वही उन लोग की इन टेक्निक्स को देखते हुए विलिंग बिल्कुल शॉक रह गया होता है। अब इसका क्या होगा वो नहीं नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून।